बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइज़, आज हमने रीड करना है अपने नावल की 3rd एपिसोड। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं हम अपनी किस्त नंबर 3 की तरफ। दारम जो शावर लेकर बाहर आया और वफ़ा को रूम में ना पाया तो परेशान हुआ। किधर चली गई? वो इसे ढूंढने के लिए बाहर आया तो किचन में किसी की मौजूदगी के एहसास के तहत वहाँ आया। आखिरी मंजर जिसकी आंखों ने देखा वो गर्म चाय का वफ़ा के हाथों पर गिरना और इसका दर्द से तड़प जाना। वो एक ही जस्ट में भागता हुआ इस तक पहुँचा और इसको अपने साथ लिए सिंक तक ले गया। जिस कदर हो सका इस कदर तेज़ी से इसने नल खोला और वफ़ा का सुर्खी माइल हाथ पानी के नीचे रखा। अब कुछ ठीक लग रहा है। वो मुँह से कुछ ना बोली मगर आंखें आंसुओं से लबरेज थी। दारिम ने इसकी हालत देखते हुए गहरा सांस लिया। तुम कुछ देर यूँ ही अपना हाथ चलते हुए पानी के नीचे रखो, सुकून मिलेगा। किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए? दारिम ने इससे पूछा मगर जवाब न दारत। ज़रूर मॉम के लिए तुमने चाय बनाई होगी, 1 कप तो बच गई। मॉम ये आप पी लें। वो चाय का कप उठाए नीलम रईसानी की तरफ बढ़ा। नीलम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया कप को पकड़ने के लिए तो कप में मौजूद गर्मा गर्म चाय छलक कर इनके हाथ पर गिरी। दारिम, तुमने ये जानबूझकर किया ना? नीलम अपने हाथ पर सख्त जलन महसूस की तो चिल्लाकर बोली। वो तंज़ी अंदाज में मुस्कुराया। आइंदा आपको याद रहेगा कि मेरी बीवी पर बेजा रोब जमाने का क्या अंजाम होता है। ओए होए, माँ सदके चली जावे एड्डा बीवी दा ख्याल। वो एक तलख निगाह इन पर डालते हुए वफ़ा के पास किया और इसे बाजू में उठाकर किचन से बाहर निकलने लगा तो नीलम रईसानी जहरखंद लहजे में बोली, इसका हाथ ही जला ना, पाँव तो सलामत है, या तुम्हें वैसे ही बच्चे गोद लेने का शौक़ चुराया? वो भी तंज कती फेंकने से बाज ने। कभी अपने बच्चों को तो गोद में उठाया नहीं आपने। चलो अब अपना पोता पोती को उठाने का मौका ज़रूर दूंगा आपको। इसने भी जाते हुए हाँक लगाई थी मगर जबकि वफ़ा इसकी फजूल गोई पर आंखें मीच गई। दारिम ने इसे लाकर बिस्तर पर बिठा और मेडिकल बॉक्स से कोइंच क्रीम निकाल कर इसके हाथ पर नरमी से लगाई और साथ साथ फूंक भी मारा था ताकि इसे जलन ना हो। इस क्रीम से जल्दी हाथ ठीक हो जाएगा और जले हुए का निशान भी नहीं पड़ेगा। दारिम ने इसे प्यार से समझाया। मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाता, तुम यहाँ आराम करो। वो इसकी सहूलत के लिए कमर के पीछे तकिया और कुशन रखे बाहर निकल गया। वाह, बड़ा केयरिंग बंदा। हुए प्रेस या नहीं? मुझे देर हो रही है। पीछे से इसकी तेज़ आवाज़ इसके कानों से टकराई तो अपना दर्द फैलाए तेज़ी से हाथ चलाने लगी। ये ले, हो गया। वो कमरे में आई तो वेस्ट पहने शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। ताज़ा बनी शेप से इसके चेहरे पर निलाटे नुमाया थी। वो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। कल्ब ने खुद पर इसकी नज़रों का इर्तिकास महसूस किया तो पलट कर इसे घूर कर देखा। वो इसके अचानक ऐसे देखने पर गड़बड़ा कर रह गई और कपड़े प्रेस बिस्तर पर रखे तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। कल्ब त्याग रोकर बाहर आया, टेबल पर अपना नाश्ता देखा, पराठा और धुआं उड़ाता हुआ आमलेट। आज मुझे ब्रेड और चाय चाहिए थी। दौर फिटे मुँह चौक के मुँह तो मार दे। कल ब्रेड आमलेट सी, ब्रेड चाय सी तो कहना सी मैंने पराठा ते आमलेट चाहिए। अज पराठा मिल गया तो हुण ब्रेड चाय चाहिए। 2 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी बना कर लाओ, मुझे पहले बहुत देर हो चुकी है। वो इसे एक नया ऑर्डर जारी करता अपनी कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच देख कर बोला। वो हैरान कुन नज़रों से देखने लगी। कैसे पल पल वो रंग बदलता। कल पराठे के लिए मारा जा रहा था, ब्रेड खाने को राज़ी नहीं था और ब्रेड चाहिए थी। मैं तो क्या चौक के ही मुँह तो मार दे। अपनी सुबह की सारी मेहनत को कारत जाती देखो तिल मिलाई मगर खुद पर जब्त करती हुई वापस किचन की तरफ बढ़ी। ये शख्स कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देगा मुझे टीज़ करने का। वो मुंह में बड़बड़ाते हुए हाथ तेज़ी से चलाने लगी, मान कहीं फिर से कोई नया ऑर्डर जारी ना हो जाए। ज़िंदगी में ताल्लुक़ होता है, ताल्लुक़ में ज़िंदगी नहीं। कुछ लोग गलती से ताल्लुक़ को ज़िंदगी समझने लग जाते हैं और ताल्लुक़ टूटने से खुद भी टूट जाते हैं। इसी तरह ज़िंदगी में मोहब्बत होती है, मोहब्बत में ज़िंदगी नहीं। ज़िंदगी में हादसा होता है, हादसे में ज़िंदगी नहीं। ज़िंदगी में दर्द होता है, दर्द में ज़िंदगी नहीं। कुछ भी ख़त्म होने से पहले ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। पोस्टेशन क्या अल्लाह है? इसके अल्फाज का चुनाव लहजे का ठिठरता हुआ सटपन सामने बैठे साइकियाट्रिस्ट को भी पल भर के लिए चौंकने पर मजबूर कर गया। ये वो सवाल है जो आम बंदे की समझ से बाहर होता है। कोई भी दूसरे सुनने वाला शख्स ये सोचेगा कि वो तो कुफर कर रहा है, मगर बतौर माहिर नफ्सियात मैंने सोचा कि इसके अंदर मौजूद दुख की गहराई कितनी ज़्यादा है कि इसे माल के कायनात के होने पर भी शक गुजरने लगा। बेशुमार हादसा से गुजरने वाले इसी तरह गुमान करते हैं। मैं तब भी इसी की रहूँगी जब ये बहारें बीत जाएंगी। सड़क पर पड़े सटते हुए जर्द सूखे पत्ते अपने ऊपर से इन्हें तोड़कर जाने वालों से गिरिया जारी करेंगे। अगर वो मुझे ना मिला तो मेरी मौत वाक़या हो जाएगी। मुझे लगता है बस वही मेरा इलाज है। इसे देखना, इसे सुनना भला लगता है। मुझे हर तरफ सिर्फ वही दिखाई देता है, जैसे सहरा में प्यासे को पानी। आज से कई साल पहले जब मेरी मामा मुझे छोड़कर अल्लाह ताला के पास चली गई तो मैं बिल्कुल अकेली रह गई। मेरे पास कोई नहीं था बात करने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए। ना पापा, ना अपिया और ना कोई दोस्त। सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहते। बस एक दिन अपिया ने मेरी तन्हाई दूर करने के लिए मुझे मोबाइल ला कर दिया। मैंने इससे इसके ऐसे इंसान को देखा जो किसी को देख कर हंस रहा था। मैंने हंसते से देखा वो कितना खुशकिस्मत है जिसके पास हंसने की वजह, और जिस तरह वो प्यार भरे अंदाज से किसी को देख रहा था
मन ने ख्वाहिश की कि काश कभी वो मुझे भी यूं ही प्यार भरी नज़रों से देखे। सेकंड सेशन, क्या इसे भी आपसे मोहब्बत है? नहीं, वो तो मुझे जानता भी नहीं। आज के दौर में ऐसी मोहब्बत कौन करता है भला? लोग नहीं समझेंगे। जब यादों के मंदिर में इसकी याद की घंटियाँ बजने लग जाती हैं तो अजीब सी घुटन होने लगती है, किसी दम्मा के मरीज़ की मानद खींच खींच के मुँह से सांस लेनी पड़ती है। तन्हाई की खिड़कियाँ खोलने से भी इस कैफियत में कमी वाक़या नहीं होती। बेचैनी इस कदर बढ़ जाती है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं किधर का रुख करूँ। जुदाई की पहली ख्वाहिश मौत के सिवा कुछ नहीं। कोई भी दुनिया का कितना ही बीमार इंसान क्यों ना, वो मौत नहीं मांगता, मगर मोहब्बत में बीमार इंसान जुदाई के बाद मौत के सिवा और कुछ नहीं चाहता। क्या तड़पता उम्र मेरा मुकद्दर बनेगी? कौन है वो? मैंने देखा वो 1-2 सीरियल की इंडस्ट्री से गायब हो गया, शायद सीखने के लिए। फिर कुछ सालों बाद इनकी मूवीज़ आई और अब फिर मैंने इनके हर इंटरव्यूज़ देखे। इनकी पसंद नापसंद, इनके करीबी दोस्तों ने जब इसकी तारीफ़ें की तो मैं और भी इसकी मदह हुई। थर्ड सेशन, मैंने सजदे भी किए, परहेज़ भी, आंसू भी बहाए, अपनी सोच बदल ली। मैं बहुत से मन्नतें मांगी, इससे गायबाना वादे भी किए। मैंने इससे मोहब्बत में इतनी खामोशी से की कि मेरी खामोशी भी चीख उठी, मगर आज ना इसकी तमन्ना ना तलब। वो सरदा भरकर बेचारगी से बोली, अगर आपको इसकी तलब नहीं तो ऐसा क्यों कहा? इसलिए क्योंकि आपको अभी भी वही मतलूब है। मैं तन्हाई में अकेले में रोती हूँ, चीखती चिल्लाती हूँ, मगर अंदर डेरा डाले हुए बाहर निकलता ही नहीं। मुझे सुकून नहीं मिलता। आप नमाज़ पढ़ें, आपको सुकून मिलेगा। एक लड़की ने इनके घर जाकर इनसे इंटरव्यू लिया। मैंने इन्हें इसमें नमाज़ पढ़ते देखा, मैं भी नमाज़ पढ़ने लगी। आपको पता है, एक बार इनका बाइक से एक्सीडेंट हुआ तो मैंने भी खुद को वही दर्द दिया जिससे वो गुजरा। मुझे खुद भी पता नहीं चला कि कब मेरे अंदर मोहब्बत की जड़ें बहुत मजबूत होती गई। अगर एक बार मोहब्बत हो जाए तो वो हमें जकड़ लेती है, खून की तरह हमारे जिस्म और रूह में शामिल होकर गर्दिश करने लग जाती है। इस वक्त वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन माहिर नफ्सियात के सामने थी, मगर वो सिर्फ एक तरफा जज्बा है, सिर्फ आपकी तरफ से। जब दूसरी तरफ से मोहब्बत के मिलने का अमल ना हो तो वो एक जगह ठहर जाती है, टॉक्सिक हो जाती है और एक दिन मुर्दा हो जाती है। और मुर्दा मोहब्बत आपके ज़िंदा वजूद को भी मुर्दा कर देती है। और अगर आप इस मुर्दा मोहब्बत को अपने अंदर दबाए बैठे हैं तो यकीन जानिए आप खुद पर जुल्म कर रहे हैं। मगर डॉक्टर, क्या ये बेवफाई के ज़ुमरे में नहीं आता जो मैंने इससे वादे किए, इसे तोड़कर नई अनचाही दुनिया बसा ली? वो वादे इससे नहीं, आपने खुद से किए। बेवफाई वो नहीं, बेवफाई ये है जो अब आप कर रही हैं। इसने चौंक कर देखा। डॉक्टर, फिर मेरा नाम वफ़ा नहीं बेवफ़ा होना चाहिए ना तो जिससे मोहब्बत की इससे वफ़ा कर पाए और ना तो जिससे शादी हुई इससे। इसने खुद का मुहासबा किया। अगर आप दिल से इसे भुलाने का फ़ैसला करें तो सब ठीक हो जाएगा। अब आप शादीशुदा, आपको पता होना चाहिए अपने शौहर के अलावा किसी गैर को सोचना भी गुनाह है। मगर मैं ये सब नहीं चाहती थी, पर ऐसा तो हो तो चुका है। वो बोले, एक बात पूछूँ आपसे? जी पूछे। जुलेखा भी तो शादीशुदा थी, इससे भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हुई। इसकी सच्ची लगन से आखिरकार इसने इन्हें पा ही लिया था। अल्लाह ताला ने इन्हें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे दिए, तो फिर मैं क्यों नहीं? पहली बात, वो मुसलमान नहीं थी। इसे मालूम नहीं था कि एक शौहर के होते हुए दूसरे के बारे में सोचते हुए गुनाह की मुर्तकिब हो रही है। बेशक इसकी लगन सच्ची होगी, मगर अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ के ज़रिए से हिदायत दी, वो मुसलमान हो गए। और आप तो हैं ही खुशकिस्मती से मुसलमान, तो फिर जानते बूझते ये गुनाह क्यों? इसने आंखें बंद की खुद को पुरसकून किया। एक और बात। जी पूछे। ये दुनिया तो फ़ानी है, ख़त्म हो जाएगी, जैसे तैसे गुजर जाएगी, मगर आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है। क्या मुझे इस ज़िंदगी में नहीं तो लाफ़ानी ज़िंदगी में इसके साथ मैसर हो सकता है? अगर आप इस ज़िंदगी में अच्छे अमाल करेंगी तो ही जन्नत में जाएंगी। फिर आप जो भी ख्वाहिश करेंगी जन्नत में पूरी हो जाएगी, मगर शर्त नेक अमाल है। आप अपने शौहर से बेवफाई करके गुनाहगार बन रही हैं। इस ज़िंदगी में वफ़ादार, बाकिरदार, बाहया रहें तो नतीजा जन्नत है। भूल जाएं इसे। इस मोहब्बत को भुलाना ही ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आने वाली नई खुशियों की राह में रुकावट डाले हुए होती है। पुरानी मोहब्बत की लाश को बाहर फेंकेंगे तो ही किसी दूसरी मोहब्बत को आने का मौका मिलेगा। माहिर नफ्सियात ने इसे समझाने की पूरी कोशिश की। सेशन कंप्लीट होते हुए रूम से बाहर निकली तो दारिम महवे इंतज़ार था। शादी के कई दिन गुजरने के बावजूद भी वफ़ा की खामोशी न टूटी और दारिम को इसके अजीब व गरीब रवैये की समझ न आई तो दारिम इसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गया। अब चंद माह से इसका इलाज चल रहा था। दारिम वफ़ा को घर छोड़कर फिर से फिजिशियन के पास आ गया। आज इन दोनों को वफ़ा को लेकर अहम मीटिंग थी। मिस्टर दारिम खानज़ादा, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार है। अगर वो साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं लेती तो वो यूँ ही अंदर तड़पती रहती। एक माहिर नफ्सियात के मुताबिक 3 माह में ऐसा इंसान इस तरह के ट्रॉमा से बाहर निकल आता है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस तरह की मोहब्बत में बिल्कुल डूब चुके होते हैं। इन्हें 6 माह लग जाते हैं इससे बाहर निकलने में। वो ठीक तो हो जाएगी, इन्हें इस मोहब्बत से बाहर निकाला जा सकता है। यही तो एक माहिर नफ्सियात का काम है। इन्हें देखिए मिस्टर दारिम, आप इन्हें गलत समझकर मनफी सोच मत रखिएगा। वो तन्हाई और ख़ुद तरसी का शिकार है, मेंटली डिस्टर्ब है। इन्हें जिस वक्त मोहब्बत की चाहत थी तभी से जो नज़र आया इसने इसे अपना आइडियल बना लिया। कच्ची उम्र में अगर दिल में कोई बस जाए तो इसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्हें वक्त दें संभलने के लिए। आप दोनों में आज आखिरी बात क्या हुई थी?
डॉक्टर, मैंने इसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश की, इसका दिन रात ख्याल रखा, प्यार दिया, जो बन पड़ा वो किया, मगर वो मुझे कोई रिएक्शन ही नहीं देती। मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रही कि क्या करूँ मैं। अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए शिकस्ता लहजे में बोला। आज सुबह जब मैंने इससे पूछा, मुझसे बात नहीं करती, कुछ खाती नहीं, ऐसी हालत में तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर ने कहा कि तुम वक्त पर मेडिसिन ही लेती, आखिर चाहती क्यों तुम? तो पता है इसने मुझसे क्या कहा? सिर्फ एक लफ्ज़, छुटकारा। आप सोच नहीं सकते मुझे इस बात पर कितना गुस्सा है, मगर मैं इसे कुछ भी ना कहते हुए वहाँ से बाहर निकल गया। रुके मिस्टर दारम, यही आपकी गलती है। अगर कोई कहे कि इसे आपसे छुटकारा चाहिए तो असल में वो आपसे तवज्जो की ख्वाहिशमंद होता है। वो चाहता है कि कोई इसे प्यार से पूछे तुम्हें क्या चाहिए, इसका दुख सुख बांटे। आई स्वेयर डॉक्टर, मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ, आप अपनी कोशिश जारी रखिएगा। एक और सेशन के बाद मुझे उम्मीद है वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, मगर इस वक्त इन्हें अकेला मत छोड़िएगा। इतना मेंटली डिस्टर्ब इंसान खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करता है। इन्हें प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए। दारम को किसी गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर वो बोले, आप नाम डालना चाहते हैं इसका? दारम ने हैरत से इनकी तरफ देखा। तुम सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चला? वो थोड़ा सा मुस्कुराए। यही तो माहिर नफ्सियात का काम है, लोगों की सोच पढ़ना। वो वहाँ से उठकर वापस घर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। रैश ड्राइविंग करते हुए वापस घर आया था। अल्लाह, मैं तो क्या सुना, कोई सेलिब्रिटी क्रश शायद जिन्हें पीछे पागल हुई पई है, इसको मेंटल डिसऑर्डर है। नीलम और सलमान रईसानी दोनों कहीं नज़र नहीं आए। नीलम रईसानी कभी कभार दारम से छुपकर पार्टीज़ में चली जाती, इतने सालों की आदत इतनी जल्दी कहाँ छूटती है। और सलमान रईसानी का इलाज चल रहा था। दारम ने वक्ती अपना बदला तो ले लिया था, मगर फिर इंसानियत के नाते इसने असली फैमिली डॉक्टर को बुलाकर इनका इलाज शुरू करवा दिया था, जिसकी बाइस इनकी हालत पहले से बेहतर थी। वो बोल तो पाते, मगर अभी बोलने में थोड़ी मुश्किल पेश आती थी। दारम अपने रूम में आया तो वो वफ़ा कहीं नज़र नहीं आई। बिस्तर पर पड़ा हुआ इसका मोबाइल नज़र आया। इसने आज तक कभी इस पर शक नहीं किया था, ना ही कभी भी इसका मोबाइल देखा, मगर आज इसने मोबाइल ऑन किया। फेसबुक पर, इंस्टा पर सिर्फ एक इंसान को फॉलो किया गया था। गैलरी खोली। शहरयार मुनव्वर सदीकी की बेशुमार तस्वीर से गैलरी भरी हुई थी। ओए होए, शहर जरा सी शहरयार निकले। इसके माथे की शिकनों में इजाफा हुआ, फिर रगे फूलने लगी। अपने जबड़ों को दांत पीसते हुए सख्ती से भेजा, आंखों से खून छलकने लगा। बी काम दारम, इट्स जस्ट अ सेलिब्रिटी क्रश, नथिंग एल्स। इसने लंबी सांस खींचकर खुद को ही समझाते हुए नॉर्मल किया। सिली गर्ल, इसने सर झटका। माय लिटिल डॉल, वेयर आर यू? वॉशरूम चेक किया, बाहर निकल कर सारा घर छान मारा, मगर वो कहीं नज़र नहीं आई। कहाँ जा सकती है, इसने दिल में सोचा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तुमने इस वक्त वफ़ा को अकेले क्यों आने दिया इस हालत में? वफ़ा वहाँ आई है? इसने हैरानगी से पूछा। हाँ, अभी कुछ देर पहले ही पहुँची है। जी ठीक है, मैं आता हूँ नानी जान, आप वफ़ा को मत बताइएगा, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ, मैं नहीं बताती से। दारम तेरी से बाहर निकला। गाड़ी फुल स्पीड से भगाते हुए वफ़ा की नानी अम्मा के घर पहुँचा, जो एक मिडिल क्लास का इलाके से में था। इस घर से वो एक दिन पहले भी वफ़ा को उठा कर लेके आया था, जब वफ़ा को अनजाने में चोट भी आई थी। आ गए तुम? जी नानी जान। वफ़ा कहाँ है? तुम देख लो, कुछ देर पहले तो कमरे में गई थी, अब पता नहीं कहाँ है। मैं थक गई हूँ, बस तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, अब दवाई लेकर सोऊंगी। बेटा तुम रात बेशक यहीं गुजार लेना, रात काफ़ी हो चुकी है। जी ठीक है, आप आराम करें, मेरी फ़िक्र मत करें, मैं वफ़ा को देखता हूँ। इसने वफ़ा की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाई, मगर वो कहीं नज़र नहीं आए। वो फिर इसे ढूंढता हुआ छत पर आया। छत भी खाली। इसकी नज़र छत की बैक साइड पर बने कब्रिस्तान पर पड़ी, जहाँ एक हेबला नज़र आया। इसने गौर किया, वो कोई और नहीं, इसकी वफ़ा थी। वो तेज़ी से भागता हुआ सीढ़ियाँ नीचे उतरा और बर्क रफ्तारी से इसके करीब पहुँचा। वो जो अंधेरी रात में कब्रिस्तान में बैठी हुई अपने नाजुक छोटे छोटे हाथों से मिट्टी खोद रही थी। दारम को वहाँ देखकर शॉक्ड रह गई। वफ़ा, तुम्हें ज़रा सा भी एहसास है मुझ पर क्या गुजरी इन लम्हात में? मगर तुम्हें कैसे एहसास होगा? तुम्हारे दिल में मेरे लिए एहसास ही नहीं। तो कितनी बार माफ़ी मांगी है मैंने तुमसे, मगर तुम्हारा दिल तो पत्थर का बन चुका है मेरे मामले में। बोलो ऐसा क्या करूँ जो तुम्हारे दिल में मैं अपने लिए जगह बनाने में कामयाब हो जाऊँ? इसने वफ़ा को दोनों शानों से पकड़कर झंझोड़ा। ये क्या कर रही थी? दारम ने इसे देख उठा कर खड़ा किया। इसने एक छोटा सा खोदा हुआ घड़ा देखकर पूछा। छोड़ो मुझे। वो इसे अपना आप छुड़ाकर ज़ोर से चीखी। रात के इस पहर खामोशी के बायस इसकी आवाज़ दूर तक गूंजी। मैं मर जाना चाहती हूँ, अपने लिए कब्र खोद रही थी। दारम ने इसकी बात सुनकर तैश में आकर अपना हाथ उठाया। इसे अपने ज़ब्त की तनाबें टूटती हुई महसूस हुई। इससे पहले को गुस्से में कोई कदम उठाता, इसने हवा में मौलक अपना हाथ वहीं रोका और फिर ढीला छोड़ दिया। यार, वो झुककर इस अपने घुटनों पर दोनों हाथ रखकर शिकस्ता लहजे में बोला। जब चंद लम्हों के बाद उठा तो इसकी आंखों में आंसू थे। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें कितना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने प्यार का यकीन दिलाते दिलाते थक जाऊँ। वापस लौट आओ मेरे पास। तुम अकेली नहीं हो ना। तुम्हारे साथ जो वक्त गुजर गया, तन्हाई में सो गुजर गया। जो वक्त मिला इसे मिलकर गुजार ले। तुम्हारी तरह मैं भी तन्हा था। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें। वफ़ा, समझो मुझे प्लीज़।
इसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। घुटनों के बल कच्ची मिट्टी पर गिरा, आंखों में आंसुओं की बरसात जारी थी। नज़र उठाकर वफ़ा के हाथ अपने हाथ में लिए। मर्द भी जज्बात रखते हैं, वो भी जब टूटते हैं तो ऐसे ही रोते हैं। अब प्यार नहीं होगा मुझसे फिर दोबारा, मेरी बन जाओ। मुझे अगर फिर ज़िंदगी मिली तब भी तुम्हें ही मांगूंगा अपने खुदा से। तुम्हारे दूर जाने से दिन रात डरता हूँ, मुझे कभी छोड़कर मत जाना प्लीज़। जिसमें तुम राज़ी मैं वही करूँगा, जो तुम्हें पसंद होगा वही करूँगा। एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो, मुझे पता तुम किसी और को पसंद करती हो। वफ़ा ने इसकी बात पर इसकी आंखों में देखा। क्या ये सज़ा काफ़ी नहीं मेरे लिए? एक शौहर ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि इसकी बीवी के मन में कोई और हो, मगर मैं फिर भी तुम्हें चाहता हूँ। हमारे रिश्ते के लिए मेरी चाहत ही काफ़ी है। बस तुम्हारी एक प्यार भरी नज़र की तमन्ना है। एक बार, बस एक बार प्यार से देख लो। इससे पहले कभी इसकी बात का जवाब देती, ज़ोरदार चक्कर से इसने अपने सर पर हाथ रखा। वारे मुंडा तो बड़ा ही संस्कारी ते सुशील निकलिया, सच्चा आशिक निकलिया। दारिम ने इसे बर वक़्त संभाला, अपने बाजू में उठाए वो इसे वहाँ से बाहर लाया। गाड़ी की पिछली सीट पर लटाकर गाड़ी का रुख अस्पताल की तरफ किया। 10 मिनट की मुसाफत तय करके एक हॉस्पिटल नज़र आया तो इसी के सामने गाड़ी रोकते हुए इसलिए अंदर आया। डॉक्टर प्लीज़ इसे देखें क्या हुआ है, ये तो एमरजेंसी केस है, वो इसकी हालत देखकर बोले। फिर इसे स्ट्रेचर पर डाले हुए फ़ौरन ICU में ले गए। एक एक पल 100 साल के बराबर लगा। वक्त काटे नहीं कट रहा था, वो बेचैनी से बाहर इधर से उधर चक्कर काट रहा था। दिल की धड़कनों की थाप इसको कानों में सुनाई दे रही थी। अल्लाह ताला मेरी वफ़ा को कुछ ना हो, इसे बचा ले। इसने आंखें बंद किए, पूरे जज़्ब से दुआ की। ऑपरेशन थिएटर की जलती हुई लाइट बंद हुई तो दारिम ने बेकरारी से अंदर से आने वाले डॉक्टर को देखा और तेज़ कदमों से चलता हुआ इनके करीब पहुंचा। सब ठीक है ना डॉक्टर? इसने पूछा। आई एम सॉरी, वो इसके शाने पर रखकर अफसरदा लहजे में बोले। ओए होए, की हो गया सॉरी? लिखने में अगर कोई कोताही हुई हो। अच्छा, कभी कभी ज़िंदगी हमारा इम्तिहान लेने पर आ जाती है, और वो भी पूरी ताकत के साथ। इम्तिहान भी ऐसा कि ना किसी को बताया जा सके, ना किसी से मदद ली जा सके। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मगर हम आपके बेबी को नहीं बचा पाए। ओए होए, बेबी भी सी? दारिम का दिल एक बार रुककर फिर से धड़का। वफ़ा कैसी है? इसने डरते हुए सवाल किया। आप प्लीज़ तहम्मुल से मेरी बात सुने। डॉक्टर ने दारिम के शाने पर हाथ रखकर कहा। इसका एक एक अज़ू कान बनकर वफ़ा के बारे में जानने के लिए। पेशेंट शायद दिमागी तौर पर काफ़ी डिस्टर्ब थी। ऑपरेट के दौरान वो बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं दे रही थी, ऐसे जैसे वो जीना ही नहीं चाहती। इनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है, आने वाले 48 घंटे इनके लिए बहुत अहम है। दुआ करें इन्हें होश आ जाए, वरना। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ऐसा नहीं हो सकता, इसने तड़प कर गमज़दा लहजे में कहा। एक और बात। दारिम ने नम आंखों से इसकी तरफ देखा, जैसे कहना चाहता कि अब और कौन सी क़यामत ठाना रह गया। अब अगर आपकी वाइफ ठीक हो भी गई तो कभी माँ नहीं बन पाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो कोई मौजज़ा ही होगा। वो ढीले वजूद के साथ उल्टे कदम लेता हुआ दीवार के साथ जा लगा। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। गम की ज़द में अगर बिगड़ जाएं तो किस्मतें कहाँ बदलती हैं। वही बेकैफ दिन और बोझल रातें। एक मौसम गुजरा तो दूसरे मौसम की आमद हुई, मगर दिल के मौसम तो वहीं ठहर गया था। अपनी अना का गला खोंड कर इसने हर छोटी बड़ी बात बिना जूझा तस्लीम करती। जब कहता वो उठती, जब कहता वो बैठती। परिया ने इसकी खातिर खुद को कितना तब्दील कर लिया था। पढ़ाई अधूरी रह गई, इसका कम नहीं। घर वालों से दूरी भी वो गम भी दिल से नहीं लगा। मोहब्बत में रुसवाई मुकद्दर ठहरी, इसे भी कबूल किया। दिन रात की जिल्लत सही, और वह भी चुपचाप इसी की सुन रही थी। जिसे कुछ बनाना ना आता, आज वो बिल्कुल एक घरेलू खातून की ज़िंदगी गुजार रही थी। सुबह इसके उठने से पहले इसके कपड़े प्रेस करती, फिर नाश्ता तैयार करती। इसके जाने के बाद सारे घर सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना, शाम का खाना बनाना, गर्ज हर काम करती। मगर अभी तक इसकी नज़रों में सुरखरू नहीं हो पाई थी। हालांकि एक बार कल्ब का मोबाइल इसके हाथ लगा भी था, मगर इसकी खुशी की खातिर कभी घर वालों से रब्ता करने की कोशिश भी नहीं की। जंगलाती इलाका था, बरसात का मौसम जब से शुरू हुआ था यहाँ मौसम ज़्यादातर अबरआलूद रहता। सुबह से आसमान को स्याह बादलों ने घेर रखा था। ठंडी ठंडी हवा ने माहौल को मज़ीद खुशगवार बना रखा था। वो छत पर आई। दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। जहाँ तक निगाह जाती सिर्फ हरे भरे दरख्त ही दिखाई दे रहे थे। बारिश की नन्ही मुन्नी बूंदें अपने वजूद पर महसूस करके इसे बहुत अच्छा लगा। अभी वो इसी मौसम को महसूस कर रही थी कि दूर से एक ब्लैक कार आती दिखाई दी। ये किसकी गाड़ी है? इसने सोचा। कल्ब की गाड़ी तो सिल्वर ग्रे, इसने ज़हन पर जोर देते हुए कहा। गाड़ी को अपने घर के करीब आते देख वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई। जितनी देर में नीचे पहुंची, गाड़ी इसके घर के गेट के करीब खड़ी हॉर्न बजा रही थी, मगर परिया ने डोर नहीं खोला, क्योंकि वो तो बाहर से लॉक था हमेशा की तरह। कल आज भी बाहर से लॉक करके गया था। जो भी बाहर था इसने बाहर लगी हुई बैल पर हाथ रखा। आप कौन? परिया ने अंदर से महज़्ज़ब अंदाज में पूछा। मैं शान मलिक कलब अब्बास का वालिद। डोर खोलें बेटा।
इन्होंने भी अंदर से किसी अजनबी लड़की की आवाज़ सुनकर इज्जत से कहा, अंकल डोर बाहर से लॉक्ड है, आप प्लीज़ कल्ब को कॉल कर लें ताकि वो आकर डोर खोलें। शान मलिक इसकी बात सुनकर परेशान हुए, मगर फिर कोट की पॉकेट से मोबाइल निकाल कर कल्ब का नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम डैड। कल्ब ने मोबाइल पर अपने डैड की कॉल आते हुए देखी तो सब काम छोड़कर फ़ौरन कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम के बच्चे, कहाँ हो तुम? डैड मैं ऑफिस में। क्यों, क्या हुआ? आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे घर के बाहर खड़ा और घर बाहर से लॉक्ड है, अभी तो फवार पड़ रही है। जल्दी घर पहुँचो, इससे पहले कि बारिश तेज़ हो जाए मैं पूरी तरह भीग जाऊँ। डैड मैं बस कुछ ही देर में आता हूँ, आप प्लीज़ गाड़ी में बैठ जाएं इतनी देर। वो फ़ोन कान से लगाए हुए कीज़ लिए ऑफिस से बाहर निकला और गाड़ी में बैठा। मुझे तुम्हारे मशवरों की ज़रूरत नहीं है, कहाँ बैठूँ कहाँ नहीं, घर पहुँचो फिर तुम्हारी क्लास लेता हूँ अच्छे से। इन्होंने मसनूई धमकी देते हुए कॉल बंद की। थोड़ी देर में कल्ब घर पहुँच चुका था। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। वो इनके गले लगा। कैसे आप? तुम्हें इससे क्या, हम जिए या मरे? वो मसनूई गुस्सा दिखाते हुए बोले। सॉरी डैड। इसने एक कान पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा। इसने कीज़ निकाल कर डोर अनलॉक किया। तुम्हारी माँ भी तुम्हें याद कर रही थी। दोनों साथ साथ चलते हुए अंदर आए। परिया ने जब कल्ब की गाड़ी की आवाज़ सुनी तो भागकर अंदर जा चुकी थी। कितनी बार कहा कि मैं अकेला इतना बड़ा बिजनेस नहीं संभाल सकता, छोड़ो ये नौकरी और अपना बिजनेस संभालो। इस तरह तुम हमारे साथ भी रह सकोगे। इस जॉब की वजह से तुम हमसे महीनों मिल नहीं पाते, मगर तुम होकर सुनते ही नहीं। सारे शिकवे खड़े खड़े कर लेंगे। आए पहले पानी तो पी ले। परिया ट्रे में 2 जूस के ग्लास रखे हुए लाउंज में आई। अस्सलाम वालेकुम। परिया ने इनके आगे ट्रे किया तो इन्होंने इससे में से ग्लास उठाकर लबों से लगाया। वालेकुम अस्सलाम। शान मलिक ने इसको जवाब दिया, मगर सामने बैठे कल्ब की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। इसने भी आंखों ही आंखों में रुकने का इशारा किया। डैड के लिए अच्छा सा खाना बनाओ, रात का खाना स्पेशल होना चाहिए। जाओ जाकर तैयारी करो। जी। बस इतना कहकर वो किचन की तरफ बढ़ गई। वो खामोशी से सोफे पर टेक लगाए बैठे थे और कल्ब के बोलने के इंतज़ार में थे। कौन है ये? मिलाकर वो बोल पड़े। आपको क्या बिल्कुल याद नहीं? आपने इसको कहाँ देखा है? सवाल मैंने पूछा, मुझे इसका जवाब दो। सलमान रईसानी की बेटी परिया रईसानी। वो चंद लम्हों के लिए तो शौक रह गए। कल्ब मुझे ठीक से बताओ, कहीं तुमने इसे बदला लेने के लिए तो नहीं? कल्ब सर झुकाए खामोश बैठा था। तुम्हारी इस खामोशी का क्या मतलब लूँ? वो तीखे लहजे में बोले। देखो कल्ब, भूल जाओ सब, बार बार इस बात को याद करके खुद को अजियत मत दो। अब हमारी कुल कायनात सिर्फ तुम हो, हमारी जमा पूंजी। तुम्हें दुख में देखकर हम भी खुश नहीं रह पाएंगे। जिससे जाना था वो चला गया, शायद यही इसकी किस्मत में लिखा था। किस्मत में लिखा था नहीं डैड, किस्मत में लिखा गया था, इसने लिखा। वो जहरखंद लहजे में खोया हुआ। असर की अजान हुई तो दोनों ने खामोशी से अजान सुनी। मैं नमाज अदा करके आता हूँ, फिर बात करते हैं। वो अपनी जगह से उठकर खड़े हुए। दोनों नमाज की अदायगी के बाद वहीं वापस आकर बैठे। शान मलिक ने धीरे से अपनी बात का आगाज़ किया। इरशाद बारी ताला कि इसी ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे और कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है और वो ज़बरदस्त बख्शने वाला है। सूरत मुल्क 67 आयत 2। ये मुझे नहीं पता नंबरिंग क्या है, अल्लाह पाक माफ़ करे मुझे अगर ये नंबरिंग आगे पीछे हो जाए तो, क्योंकि ये ब्रैकेट्स वगैरह कहीं और लगी हुई है और 2 नंबरिंग है। इन अल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने गुस्सा, बदला और इंतकाम तीनों को एक ही मुकाम पर मौजू बनाकर इनकी हदूदों को यूद बाज़िया कर दी है। सूरत शौरा में इरशाद बारी ताला, अल्लाह का बेहतरीन बदला इन अहले ईमान के लिए कि जिन्हें अगर गुस्सा आ जाए तो दरगुजर कर जाते हैं और जब इन पर ज़्यादती की जाती है तो इसका मुकाबला करते हैं। बुराई का बदला वैसे बुराई है, फिर जो कोई माफ़ कर दे और इस्लाह कर ले इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। शान मलिक ने इसे बताया। मगर डैड, अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता और जो लोग जुल्म होने के बाद बदला ले इनको मलामत नहीं की जा सकती। मलामत के मुस्तहिक तो वो हैं जो दूसरों पर जुल्म करते हैं और ज़मीन पर नाहक ज़्यादतियाँ करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है और जिसने सब्र किया और माफ़ किया तो बेशक ये बड़ी औलुल अज़मी के कामों में से है। सूरत शौरा। फिर इधर मैं आयत नंबर मेंशन नहीं करूँगी, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे अगर गलती हो जाए तो फिर इतनी चीज़ की पकड़ होती है, क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। आई डोंट नो कि किस तरह से ये लिखा हुआ है। कल्ब के रुकने पर शान मलिक ने फिर से कहा, ताहम इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं कि एक शख्स का बदला दूसरे से लिया जाए। ये लड़की बेकसूर है, इससे बदला लेना जायज़ नहीं। इस तरह बदला लेते वक्त किसी किस्म की ज़्यादती करने की इजाज़त कतई नहीं है। मैंने अच्छी तरह पढ़ा कि सूरह बनी इसराइल की आयत में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कत्ल के जवाब में कातिल की जान लेने तक का हक़ अल्लाह ताला ने इंसानों को दिया और रियासत बदला लेने के इस अमल में इसकी मदद करेगी। मैं भी इस बात को जानता हूँ, लेकिन हमें अल्लाह का ये हुक्म भी याद रखना चाहिए कि बदला लेने की इस्तात के बावजूद जो माफ़ करता है और दरगुजर करता है वो अल्लाह के ख़ास लोगों में जगह पा जाता है। अगरचे ये भी फितरी अमल है कि एक मज़लूम इंसान अपने पर हुए जुल्म का बदला लेकर अपने दिल का इज़्तिराब कम करता है, लेकिन जब वो अपने इस इख्तियार को भी खुदा की मोहब्बत में उफ़दर गुज़र से बदल दे तो क्या ही बात है। बस माफ़ कर देने वाला अल्लाह की बारगाह में बदला लेने वाले की निस्बत कई बुलंद दर्जात पा जाता है, यानी मार्फत इलाही है। अब इन बातों से क्या नतीजा निकला? तुम इसे माफ़ करोगे या नहीं? डैड, आपके लिए खाना लगवा दूँ? जो मैंने कहा इसका जवाब दो। मैंने पहली नज़र में पहचान लिया था, तुमने अभी तक इसे बराबरी का दर्जा नहीं दिया।
ऐसी कोई बात नहीं डैड, इसे जो चीज़ मैसर है इस घर में, हर चीज़ मैसर है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो मैं कहना चाहता हूँ वो तुम समझ नहीं रही है, समझने की कोशिश नहीं करना चाहते। इसे इसका मुकाम दो। परिया जो बताने आई थी कि खाना तैयार हो चुका है, इनकी आखिरी बातें सुनकर इसके कदम वहीं जमे। मेरी बातों पर गौर ज़रूर करना। जी डैड, बहुत भूख लगी, अपने बहू के हाथों का खाना किस्मत वालों को नसीब में होता है। भाई मुझसे तो अब और सब्र नहीं हो रहा। परिया बेटा, इन्होंने वहीं से आवाज़ लगाई। वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए वहाँ आए। खाना तैयार हो गया? जी पापा, इसने नरमी से कहा। इधर आओ। इन्होंने इसे अपने पास बुलाया। वो इनके पास आकर सोफे पर बैठ गई। इन्होंने इसके सर पर हाथ रख कर शफकत भरे अंदाज में कहा, आज से मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने मुझे अपने पापा की जगह दी। आज से तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। इन्होंने इसे अपने साथ लगाया तो वो भी इनके शाने से लगी आंसू गालों पर फिसले, अपने पापा की याद आते हुए। अब ये बाप बेटी का मेलोड्रामा ख़त्म हो गया तो खाना मिलेगा? वो चिढ़कर बोला। जी। वो उठकर किचन की तरफ बड़ी खाना निकालने के लिए। रात की तारीकी हर तरफ अपने पर फैलाए हुए थे, मगर छाजो छाज बरसती बारिश ने माहौल में इर्त्याश पैदा कर रखा था। बिजली की खौफनाक कड़क ने दरख्तों को भी सहमा दिया। वो ऐसे मौसम में कभी बाहर ना आती, मगर ये जो बेलगाम दिल है ना, अगर कहीं किसी से लग जाए ना तो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। वो कामों से फारिग हुए बाहर लॉन में आई। शायद दिल में छाया गुबार इस बारिश में धुल जाए, छिट जाए। शायन मलिक अपने रूम में आराम करने के लिए जा चुके थे। कल्ब अपने रूम में आया था। आज की बातों के बारे में ही सोच रहा था कि बिजली की गरज ने इसे इसके ख्यालों से बाहर निकाला। वो हवा के ज़ोर से खुली हुई खिड़की को बंद करने के लिए उठा तो बाहर इसकी नज़र बाहर लॉन में पड़ी। वो बारिश में मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। चेहरा आसमान की तरफ उठाए, आंखें बंद किए लॉन की घास पर लेटी थी। अजीब पागल लड़की है। बिस्तर छोड़ बाहर बारिश में लेटी है। वो तेज़ कदमों से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। सामने इस पर एक तफसीली नज़र डाली जिसका सरापा भीगने की वजह से नुमाया हो रहा था। बिजली फिर ज़ोर से कड़की, मगर अपनी हालत से टस से मस्त नहीं हुई। अंदर चलो, वो थाड़ने के अंदाज में बोला। परिया ने आंखें खोलकर देखा, वो दुश्मन जहाँ सामने मौजूद था। जाओ यहाँ से। इतने महीनों की चुप्पी टूटी तो वो भी इसी के लहजे में बोली। मैंने जो कहा सुनाई नहीं दिया? सब सुनाई देता है। पहले ये बताओ तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, वो जान छुड़ाने के अंदाज में बोला। पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, फिर ही जाऊँगी। वो भी अपनी बात पर बजीद हुई। नहीं करता प्यार, यही सुनना चाहती हो तो अच्छे से सुन लो। नहीं करता प्यार, वो चिल्लाया, मगर इसकी आवाज़ बारिश की तेज़ आवाज़ में दब कर रह गई। वो इसके जवाब पर आंखें मूंदे रोने लगी। इसके आंसू बरसात के पानी के साथ साथ पानी बनकर बहने लगे। मिल गया जवाब, अब चलो कमरे में। कौन से कमरे में? वो तेज़ बारिश में बमुश्किल आंखें खोल कर बोली। बारिश की तेज़ बूंदे से बार बार पलकें झपकने पर मजबूर कर रही थी। जहाँ तुम्हें होना चाहिए। ओह अच्छा, तुम अपने पापा के कहने पर मेरे साथ अपना रिश्ता निभाने आए हो। वो तंज़िया अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली। तुम कुछ ज़्यादा नहीं मेरे सर पर चढ़ रही? जो कहा इतना करो, चलो अंदर। वो अपनी पेशानी पर बिखरे गिरे बालों में हाथ डाले इन्हें पीछे करता हुआ बोला। मैं भी देखती हूँ आज कौन मुझे यहाँ से लेकर जाता है। नहीं चाहिए मुझे किसी के कहने पर तुम्हारी भीख में दिए गए चंद गुर्बत के पर। तुम अब मुझे गुस्सा दिला रही हो। मर्द को गुस्सा दिलाने के बाद नुकसान औरत के हिस्से में ही आता है। वो थोड़ा नीचे झुका और इसकी कमर में हाथ डाले हुए इसे उठाकर अपने शाने की एक तरफ डाला और अंदर की तरफ कदम उठाने लगा। छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। वो इसकी पुष्ट पर मुक्के बरसाने लगी। वो इसका रुख अपने कमरे की बजाय कल्ब के कमरे को देखकर और तैश में आई और इसके शाने पर अपने दांत गाड़ दिए। छोड़ो मुझे, मगर मुकाबिल पर असर ना होने के बराबर था। इसने परिया को लाकर बिस्तर पर फेंका। देखो मुझे जाने दो प्लीज़, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? वो इसके इरादों से सहम कर बोली। वो जो गीली शर्ट के बटन खोल रहा था, परिया ने वहाँ से उठकर भागने की कोशिश की, मगर शायद वो इसका इरादा भांप चुका था। यही तो तुम चाहती थी कि तुम्हें प्यार करूँ, तो अब क्या हुआ? वो सुलगते हुए लहजे में बोला। प्यार और हवस में फ़र्क होता है। तुम जानती भी हो हवस क्या होती है? जब बकवास करियो। वो इसके जबड़ों को दबोचता हुआ फनकारा। कल मैं आखिरी बार कह रही हूँ, जाने दो मुझे। इस वक्त तुम होश में नहीं, आज ही तो होश में आओ। इसने इसे फिर से बिस्तर पर धक्का दिया और इस पर झुका। मैं पापा को बुलाऊँगी, वो धमकियाँ में इस अंदाज में बोली। पापा। इससे पहले कि इसके गले से आवाज़ निकलती, कल्ब ने इसी के दुपट्टे को इसके मुंह में ठूंसा और इसकी आवाज़ का गला खोल दिया। इसकी उंगलियों में उंगलियाँ फंसाए वो नफ़ी में सर हिलाने लगी, मगर इसका बेआवाज़ एहतजाज किसी काम न आया। लानत दम मारे होया। आज 4 दिनों बाद जब वफ़ा की हालत ठीक होने की खबर मिली तो दारम की खुशी की इंतहा न रही। सबसे पहले इसने शुक्राने के नवाफिल अदा करने का सोचा। वफ़ा की हालत की वजह से इसने दिल में मन्नत मानी थी कि इसके ठीक होते वो इससे मिलने से पहले खुदा के हुजूर हाजिर होकर नवाफिल अदा करेगा, मगर 4 रोज़ तक एक बार भी घर नहीं गया था। लम्हा ब लम्हा इसके पास रहा। अब कपड़े काफ़ी मैले लग रहे थे। इसने एक नर्स को इसकी जिम्मेदारी सौंपी और घर शावर लेकर कपड़े तब्दील करने आया। सलमान रईस आनी जो व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे और नीलम इनकी व्हीलचेयर थामे पीछे खड़ी थी। शायद वो भी सलमान के कहने पर इसे बाहर लाई थी। दारम, वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोले। दारम इनकी आवाज़ सुनकर रुका। परिया का पता किया? मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दी हुई है, मगर अभी तक कोई भी सुराख नहीं लगा सकी पुलिस। मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मगर आपको क्या? घर, बिजनेस, ऊपर से वफ़ा की हालत, मैं पागल होकर रह जाऊँगा। वो झंझला कर कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तो ओंदे सिर तो कादा सा आना
फजर की अज़ान आवाज़ सुनाई दी तो इसकी आंख खुली। वो अपनी जगह से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शावर लिए वापस आया तो वह हनूज़ अपनी जगह पर सो रही थी। गालों पर आंसुओं के मीठे मीठे नक्श थे। इसने परिया के सोए हुए चेहरे पर नजर डाली। सर पर सफ़ेद टोपी पहन के इसने कबर्ड के ऊपर से तय की हुई जानमाज़ उठाई। उठ जाओ, कल्ब ने इसे आवाज़ दी। क्या तकलीफ़ है? इसकी आवाज़ सुनकर नींद में बड़बड़ाई। नमाज का वक्त हो गया, उठ जाओ। इसने एक बार फिर से बात दोहराई। तुम अपनी नमाज़ों की फ़िक्र करो, अपनी की मैं खुद कर लूँगी। जब तक मेरे साथ हो तुम्हें सुधारना मेरा काम, और बिगड़े हुए को सुधारा कैसे जाता है मैं अच्छे से जानता हूँ। सुबह सुबह मेरे मुँह मत लगो। वो फिर से कम्फर्टर मुँह तक ओढ़े ढीठ बनी। कल्ब ने इस पर से कम्फर्टर उठाकर नीचे फेंका। ये क्या बदतमीज़ी है? वो सुरख आंखों से घूर कर बोली। अभी मेरी बदतमीज़ी तुमने देखी कहाँ? वो इसका बाजू पकड़कर खींचते हुए वॉशरूम में ले गया। वो तो हैरत से इसका मुंह तकने लगी। कल्ब ने इसे शावर के नीचे धकेल कर शावर खोला, जिससे निकलता ठंडा पानी इस मौसम में इसके हवास सुन कर गया। जब अच्छे से होश आ जाए तो आ जाना, वो तल्ख लहजे में कहता हुआ दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। अभी रात वाली हरकत से वो इससे सख्त खफा थी कि अब एक और। इसने गुस्से से हाथ मारकर सामने बने रैक में से शैम्पूज, बॉडी वॉश और शेविंग क्रीम, ब्रश वगैरह सब नीचे फेंके। मस्जिद यहाँ से काफ़ी दूर थी, इसलिए वो घर में नमाज़ अदा करता था। वो नमाज सुकून से अदा करने के लिए बाहर लाउंज में एक साफ गोशे में जानमाज़ बिछाए पूरे खुशी खुशू से नमाज अदा करने लगा। फारिग हुआ तो सामने शान मलिक चले आ रहे थे। क्या हुआ डैड, कुछ चाहिए था? इसने पूछा। नहीं, नमाज अदा करने के बाद यूँ ही बाहर आ गया था। दरअसल मैं तो तुम्हें अपने साथ वापस ले जाने आया था। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करी है, मगर डैड मैं अभी वापस नहीं जा सकता आपके साथ। मेरी जॉब है यहाँ, तो छुट्टी ले लो। इन्होंने इसे राह बतलाई। डैड मैं पहले इस साल 3 महीने की छुट्टियाँ ले चुका हूँ, मज़ीद छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी। तो वो 3 माह की छुट्टियाँ तुमने घर की बजाय और किधर गुजारी? डैड, वो सर झुका के इतना कहकर। ओह अच्छा, समझ गया, ये जो शादी का चक्कर चला है इसी में गुजारा होगा। डैड प्लीज़ अब शर्मिंदा तो ना करें। जो किया वो करके तो शर्मिंदा नहीं हुआ, अब क्यों शर्मिंदा हो? प्लीज़ डैड, अब और कितनी क्लास लेंगे, बस भी करें। इसने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए कहा। दर फिटे मुँह, मासूमियत का तेना कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, ज़्यादा नहीं तो 1-2 दिन के लिए चलो, और हाँ, बहू को देखकर तुम्हारी माँ बहुत खुश होगी। डैड मैं इसे वहाँ कैसे साथ लेकर जा सकता हूँ? मॉम को पता चला कि ये कौन है तो वो कभी भी इसे अपनी बहू के रूप में तस्लीम नहीं करेंगी। तुम यहाँ बैठे बैठे ना गौर फशानियाँ करते रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बेशक इसने अपने बेटे को खोया, मगर वो तुम्हारी तरह एक मासूम से कभी भी अपने बेटे की मौत का बदला नहीं लेगी। बहू से कहो तैयारी कर ले, हम कुछ देर निकलते हैं। मगर डैड मैंने ऑफिस में इतला देनी है। यार फ़ोन पर इतला दे देना। पर डैड नाश्ता तो कर लें फिर निकलते। अभी भूख नहीं, ऐसा करते रास्ते में कर लेंगे, तुम लोग बस निकलने की तैयारी करो। जी डैड, मैं कहता हूँ इसे। इन्हें कहकर वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। इसकी आंखें खुली देख वो बिना सांस लिए तड़प कर इसके पास पहुँचा। इसके चेहरे के एक एक नक्श अपनी आंखों में बसाने लगा। तुम्हें सलामत देखकर ऐसे लग रहा है जैसे मेरी आंखें दिल बनकर धड़कने लगी, इन्हें नवीद ज़िंदगी मिल गई हो। वो इसके गाल को नरमी से छूकर बोला। वफ़ा की आंखें झिलमिलाने लगी, अनमोल मोती लकीरों की मानद गाल पर फिसलने लगी। क्या हुआ? वो इसके दोनों गालों को अपने हाथों के प्यालों में भरकर बोला। सॉरी। वो नकाहत आवाज़ में फ़कत इतना ही कह पाई, बाकी के लफ्ज़ हलक में अटक कर रह गए। मैं कातिल हूँ, एक मासूम जान की। वो हिचके से रोते हुए बोली। तुमने कुछ नहीं किया, शायद इसका साथ हमारे मुकद्दर में नहीं लिखा था, मगर वो फूट फूट कर रो पड़ी। स्टॉप माई लिटिल डॉल, डोंट क्राई। वो अपने लबों से इसके आंसू चुनता हुआ बोला। दोनों एक दूसरे की पेशानी से पेशानी लगाए अपने सांचे गम पर आंसू बहाने लगे। वफ़ा इसकी शर्ट का कॉलर मुट्ठी में दबोच लिया। वो इसके बाल से हिलाकर इसे चुप करवाने लगा। शायद अद्वियात का असर तक फिर से गनूदगी में चली गई। शाम के वक्त सब मलिक हाउस पहुँचे थे। सुनोबर बेगम परिया से मिलकर बहुत खुशी हुई। इसकी खूब आवभगत की। शान मलिक ने इन्हें परिया के आने की इत्ता पहले कर दी थी ताकि वो इसके लिए कुछ खसूसियत माम करें। परिया के घर में दाखिल होते इन्होंने दहलीज पर तेल बहाया, फिर इसका और कल्ब का नज़र का उतार कर सदका दिया। वो परिया का हाथ थामे अपने कमरे में ले गई। ये मेरी बहू के लिए। इन्होंने सोने के जड़ाऊ कंगन अपनी कबर्ड से निकाल कर इसकी कलाइयों में पहनाए। कैसे हैं? बहुत खूबसूरत है। वो मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों के पोरों से छूकर बोली। इनके खलूस की वजह से वो इन्हें कंगन लेने से इनकार नहीं कर पाई। इन लोगों की आमद की वजह से सनोबर ने रात के खाने पर खास एहतमाम करवाया। खुशगवार माहौल में पुरतकल्लुफ़ डिनर किया गया, फिर चाय का दौर चला। सब खुशकपियों में मसरूफ़ थे। कल्ब अब्बास का रवैया भी अपने वालिदैन के सामने खासा माकूल था। परिया ने भी इन्हें अपने और कल्ब के दरमियान रिश्ते के तनाव की बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ने दी। शान मलिक सफ़र की थकान की वजह से अपने कमरे में आराम की गर्ज से चले गए। मॉम मैं भी रूम में जा रहा हूँ, बस 2 दिन की छुट्टी मिली थी, एक तो आज गुजर गया। सुबह निकलूँगा तो शाम तक पहुँचूँगा, परसों वक्त पर ऑफिस पहुँचना। एक तो इतने महीनों बाद आए और अब जाने की बात करे हो। वो अफसुर्दगी से बोली। मॉम फिर जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा, इसने तसल्ली अमेज़ अंदाज में कहा। फिर मेरी बहू को यहीं छोड़ जा मेरे पास। वैसे तो तुम्हें हमारी याद आनी नहीं है, मगर जब ये मेरे पास होगी तो देखना दूसरे दिन दौड़े चले आओगे। मेरी नहीं तो इसी की खातिर, वो मुस्कुराकर बोली। खुशफहमी है आपकी, वो मुँह में बड़बड़ाई, मगर हल्की आवाज़ में की बात करीब बैठे हुए कल्ब के कानों से मख्फी नहीं रह सकी। ठीक है मॉम, आप अपनी बहू को रख लें पास ही, मगर फ़िलहाल अभी इजाज़त दें, बहुत नींद आ रही है, सुबह जाने से पहले आपसे मिलकर जाऊँगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम आराम करो,
जाओ आराम करो अपने कमरे में। वो इसे इजाज़त देने के अंदाज़ में बोली। चलो परिया रूम में। कल्ब ने परिया को मुखातिब करते हुए कहा। मैं अभी थोड़ी देर और मम्मा के पास बैठूंगी, आपको नींद आई तो आप जाकर सो जाएं, वो तिनक कर बोली। इसकी बात पर कल्ब के चेहरे के जाविये बिगड़े जो सनोबर बेगम ने बखूबी जांच लिए। परिया बेटा अब तुम इधर ही हो तो हम सुबह बातें करेंगे, अभी मेरे बेटे को नाराज़ नहीं करो। चलो जाओ शाबाश, अच्छी बीवियों की तरह इसकी बात मानो। इन्होंने इसे शब्द से प्यार से कहा। अच्छी बीवी वास्ते शौहर भी तो अच्छा होवे। ठीक है मामा, शब्बक है, वो भी जवाबन बोली। कल्ब के पीछे पीछे परिया भी रूम में आई। खूबसूरत ग्रे एंड वाइट कम्बिनेशन का पेंट किया गया था रूम में, और वाइट और ग्रे ही पर्दे। ग्रे कलर का दबेस कालीन फर्श पर बिछा हुआ था। जदीद तर्ज का ड्रेसर वॉल पर कल्ब अब्बास की एनलार्ज पिक्चर जिसमें वो सूट पहने अपनी असली मगरूर अंदाज में नज़र आ रहा था। इसकी नज़रें इसी तस्वीर पर रुकी। तस्वीर देखकर दिल को ठंडक क्यों पहुंचा रही हो जब पूरे का पूरा बंदा सामने मौजूद है। वो अपनी घड़ी, वॉलेट और मोबाइल साइड टेबल पर रखकर बोला। वो बिना कोई जवाब दिए ड्रेसर की तरफ आई, हाथों से कंगन निकाल कर सामने रखे। खुले बालों का मैसी से जुड़ा बनाए अपने इयररिंग्स उतारने लगी। बस भी करो, लाइट बंद करके इधर आओ। इसकी बात सुनकर गोया से कैसे पतंगे लग गए। वो पलटी। तुम किस खुशफहमी में मत रहना, एक दिन तुम्हारी मनमानी चलेगी, रोज़ नहीं चलेगी। वो इसकी तरफ देखते हुए उंगली उठाकर तलख लहजे में बोली। जंगली वहशी इंसान, ज़रा सा भी एहसास नहीं अपनी गलती का। तुम्हें तो जैसे बड़ा एहसास है अपनी गलती का जो मुझे सुना रही हो। एक बार भी आज तक कहा है कि मैंने तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था अपने घर वालों के सामने मुझे जलील करवाने का बाइस बनी हो। और तो और तुम्हारे इस नाम नेहाद भाई ने मुझे मारा भी सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। कभी माफ़ी मांगी तुमने अपने इस घटियापन की जो मैं मांगूँ? इसके आईना दिखाने पर वो पहुँच कर रह गई। गल तो वैसे ये भी सूटन वाली नहीं, गलत उन्हें भी तो कितना सी। तुम्हें बगैर निकाह के भगा कर नहीं लाया, निकाह किया। हक रखता हूँ तुम पर, तुम्हारे वजूद पर, तुम्हारी एक एक सांस पर। मुझे ज़्यादा वक्त पर बात करना पसंद नहीं, जो मैंने कहा है वही करो, वरना कल तो फिर भी रायत दी थी। आज इनकार करने पर मेरा वो रूप देखोगी जिसका कभी ख्याल भी ना किया होगा। वो मरे मरे कदम उठाते हुए स्विच बोर्ड के पास गई, लाइट ऑफ करके अपनी जगह पर आई। अपनी तरफ के तकिए पर सर रखे सांसें रोके हुए लेटी थी कि इसने एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। इसके रोने की दबी दबी सिसकियाँ कमरे की मानी के खामोशी में फैलने लगी। मुझे सुकून चाहिए, अब की बार आवाज़ आई ना तो बहुत बुरे तरीके से खामोश करवाऊँगा। लौनत द मारिया होया। इसकी धमकी कारगर साबित हुई, वो खामोश हो गई। वफ़ा की हालत अब संभल चुकी थी। हॉस्पिटल से छुट्टी होते ही इदारे में से साइकेट्रिस्ट के पास ले गया। इसका लास्ट सेशन था। माहिर नफ्सियात ने लास्ट थेरेपी में इसके अंदर जो भी जज्बात पनहां थे इन्हें इसमें से निकाल दिया। वो काफ़ी हद तक इस सेशन के बाद नॉर्मल हो चुकी थी। इसकी बातों के थोड़े बहुत जवाब भी देने लगी थी। वैसे औखे लगते हैं इस तरह के माहिर नफ्सियात, नहीं तो मैंने तो अपनी लाइफ में जितने भी देखे हैं वो तो नींदियाँ गोलियाँ तो ला देंगे, चंगा भला बंदा पागल कर देंगे। लानतें मारी हुई। इसकी बातों के थोड़े बहुत जवाब भी देने लगी थी। जहाँ पहले वो बोलती नहीं थी अब कुछ ना कुछ कहती थी। वहाँ से आने के बाद वो दोनों घर में थे। वफ़ा, दारिनी से आवाज़ दी जो नीम दराज सी बिस्तर पर लेटी हुई थी। जी, वो धीरे से बोली। मैंने अपनी पैकिंग कर ली, तुम अपनी चीज़ें बताओ क्या क्या रखना है। क्यों, क्या हम कहीं पर जा रहे हैं? वो हैरत से बोली। हाँ, हम अमेरिका जा रहे हैं। इसने कहा, मगर क्यों? मैं चाहता हूँ कि हम इस माहौल से दूर किसी अच्छी नई जगह पर जाएँ, अपनी नई दुनिया बसाएँ, इस जगह की तलख यादें यहीं छोड़ जाएँ। तुम चलोगी ना मेरे साथ? दारम ने मान भरे अंदाज में इसकी तरफ देखकर पूछा। इसकी खामोशी देखकर बैग में कपड़े रखता हुआ इसका हाथ पल भर कर रुका। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, हम नहीं चाहते। मैं चलूँगी आपके साथ। इसकी बात सुनने गोया दारम में नई जान सी भर दी। सच तुम चलोगी ना? वो मसरूर सा बेयकीनी से बोला। वफ़ा ने मुश्किल इस्पात में सर हिलाया। ओके मॉम, मैं जा रहा हूँ। इसने जाने से पहले इसके पास आकर कहा। सुनोबर ने उठ कर इसे गले से लगाया। मॉम, आप नाराज़ तो नहीं मेरे फेल से? नहीं कल्ब, मैं नाराज़ नहीं, बस एक बात कान बांध लो, बदला लेने का इख्तियार बेशक दिया गया मगर माफ़ कर देने वाले का दर्जा ज़्यादा बड़ा, और माफ़ कर देना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त है। जी मॉम, वो मैं सर हिला कर रह गया। ध्यान से जाना, मैंने तुम्हें अल्लाह के अमान में दिया, वो शफ़क़त भरे अंदाज में बोली। दारिम और वफ़ा को सामान समेत घर से निकलता हुआ देख नीलम और सलमान रईसानी ने हैरत से एक दूसरे को देखा। ये ले डैड, दारिम ने जाने से फाइल्स इनकी तरफ बढ़ाई। ये क्या है? सलमान रईसानी की लड़खड़ाती हुई आवाज़ और लरसते हाथों से फाइल्स पकड़ कर बोले। मैंने आपसे बिज़नेस और खर्च जो सब धोखे से अपने नाम करवा लिया था, इन पर साइन कर दिए, सब वापस कर दिया, मुझे अब इनकी ज़रूरत नहीं। वो अटल लहजे में बोलकर लब भेज गया। मगर दारिम, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए, ये सब तुम्हारा है, मगर मैं मज़ीद यहाँ रुकना नहीं चाहता। आपका घर, आपकी दौलत आपको मुबारक। मुझे सुकून चाहिए जो मुझे यहाँ मैसर नहीं। मेरे पास मेरे पापा का दिया हुआ सब कुछ है, वही मेरे और मेरी बीवी के लिए काफ़ी है। वो कती अंदाज में बोला। हमें तन्हा करके ज़लील और रुस्वा करके तुम भी चैन से नहीं रह पाओगे। नीलम इसे देखकर भड़क कर बोली। मैंने आपको ज़लील और रुस्वा नहीं किया, ये तो मकाफ़ात अमल है, जो आपने दूसरों के साथ किया वही मिला आपको। ये तो दुनिया का अमल है, जो बोओगे वही काटोगे। इस दुनिया में किए गए बुरे अमाल का नतीजा यहीं पर भुगत कर जाओगे। मैं कौन होता हूँ आपको आपके किए की सज़ा देने वाला? बेशक बेहतरीन मुनसफ़ अल्लाह खुदा की ज़ात है।
मैंने आपको माफ़ किया, मेरा ज़मीर मुतमिन है इस हवाले से। आप दोनों खुश रहें एक साथ। इसी साथ को पाने के लिए तो आपने मेरे डैड की जान ली थी। ये साथ मुबारक आपको। वो अपना बैग उठाकर वफ़ा का हाथ थामे हुए बाहर निकला। दारम। पीछे से सलमान रईसानी की आवाज़ आई। वही शख्स जो मगरूर तबीयत का मालिक था, आज इसका सारा गुरूर और तंतका सब चाक में मिल गया था। दारम के बाहर निकलते वफ़ा भी इसकी तकलीफ में बाहर निकली। इसने एक बार भी नज़र उठाकर अपने बाप की तरफ नहीं देखा। सलमान रईसानी इसके इस अमल पर दिल में सोच कर रह गए। मैंने कभी भी इसे वक्त नहीं दिया, ना प्यार दिया। जब इसे मेरी ज़रूरत थी मैं इसके पास नहीं गया। आज वो भी खामोशी से मुझसे मुंह मोड़ गई। अगर औरत को रोने का कंधा मैसर ना हो तो और भी मजबूत हो जाती है, मोहताज नहीं रहती किसी की भी। एक बार इसे दिलासा ना मिला तो दोबारा अपना टूटा बिखरा छलनी वजूद लेकर कभी भी किसी के पास नहीं जाएगी। खुद ही के गिर्द चट्टानों से किला तामीर कर लेगी। शायद यही मेरी सज़ा है। आज इसे भी मेरी तरह ज़रूरत नहीं। शायद दारम ने ठीक कहा कि यही मकाफ़ात अमल है। वो आंखें मोले तन्हाई के कर्ब से गुजर रहे थे। जिधर ही तो ज़िंदगी गुजारी उधर ही तो होना ही, हूँ तेरे नाल ही कुछ ही होना सी। सुबह आँख खुली तो वक्त देखा, दीवार की क्लॉक सुबह के 7 बजा रहा था। ओह शिट। वो अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाकर दूसरे हाथ की हथेली पर मारकर खुद ही से बोला। सफ़र की थकान की वजह से सुबह फजर की नमाज भी कज़ा होगी। वह एहसास नदामत से दो चंद हुआ। कपड़े भी प्रेस नहीं। वो जल्दी से उठकर कबर्ड में देखकर बोला। फिर ड्रेस पैंट और शर्ट निकाले, ऑरेंज स्टैंड की तरफ बढ़ा। तेज़ी से हाथ चलाते हुए इसने अपने कपड़े प्रेस किए, शावर लेकर फ्रेश हुआ तो डाइनिंग पर आकर बैठा नाश्ते के इंतज़ार में। नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? वह प्यारा ज़ोर से चिल्लाया। कुछ याद आने पर झंझलाहट का शिकार और परेशानी मसलने लगा। शादी से पहले अपने काम खुद करता था, मगर जब से परी आई थी इसके सब काम वही करती थी। इसके उठने से पहले कपड़े प्रेस कर देती थी और इसके टेबल पर आने से पहले खाना तैयार मिलता कर देती। बस यही तेन इज्जत पचियाँ नहीं, इज्जत राज नहीं आई। और हुन ना गंदियां आदतां पै गई तो हुन भुगतो। मगर आज ना कपड़े प्रेस ना खाना तैयार। इसे कल सुबह का वाक़या याद आया जब अपने वालिदैन के घर से यहाँ आने के लिए तैयार हो रहा था। मैं वापस जा रहा हूँ। तो जाओ मेरी बला से, वो तड़क कर बोली। ज़रा तमीज़ से। बबरूज का आकर सपाट लहजे में बोला। क्यों, क्या सारी तमीज़ सिर्फ तुम्हें आती है? वो कमर पर हाथ रखकर लड़ाका अंदाज में बोली। शौहर हो तुम्हारा, तमीज़ से बात किया करो। लगता है तुम्हें मैनर्स भी मुझे सिखाने होंगे। पहले आप तो सीखला बगैर था। तू कि नहीं तमीज़ ना गल कर लेना। मुझे हर चीज़ सिखाने का ठेका उठा रखा है क्या? तुम मुझे तुम कहो और मैं तुम्हें आप। इस्लाम में मर्द और औरत को बराबरी का दर्जा दिया गया। तुम मुझे जो कहोगे वही मैं भी कहूँगी। इस्लाम ने जहाँ औरत और मर्द को बराबरी का दर्जा दिया, वहाँ एहतराम का भी दर्ज दिया, जिसकी तमीज़ तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरी होते कुछ लोग ऐसे ढीठ खुदसर और अना के मारे हुए जिन्हें इज्जत रास नहीं आती। मेरे आने तक अपना दिमाग दुरुस्त कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। वो बिना कोई जवाब दिए वॉशरूम में घुस कर दरवाज़ा खटाक से इसके मुँह पर बंद किया। कल का वाक़या सोचकर इसने ज़ोर से अपनी मुठ्ठियाँ भेज ली। दिमागी शरियानें खोलने लगी। माफ़ इन्हें किया जाता है जिन्हें अपनी गलती पर अपने किए पर पछतावा हो। इसे जब किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं क्यों इसके बारे में सोच रहा हूँ। वो बिना कुछ खाए पिए अपनी कीज़, वॉलेट और मोबाइल लिए बाहर निकला। तू केड़ा उतना चंगी की जो तेरे ना माड़ी की सी, तो तू भी तो उतना बुरा ही कर रखे आया। कई घंटों का सफ़र तय किया। वो दोनों एयरपोर्ट पर मौजूद थे। दारिम की नज़रें बार बार किसी को तलाश कर रही थी। कुछ ही देर में इसे सामने से वलीद विलियम आता दिखाई दिया। हे बड़ी, व्हाट्सअप, इसने दारिम के पास आते ही कहा। फ़ाइन, वो जवाबन बोला। इसने दारिम के साथ खड़ी हुई वफ़ा पर तफसीली नज़र डाली। कमर को छूते हुए हेज़ल बाल, बड़ी बड़ी सी आँखें, खड़ी सितवा नाक, बारीक गुलाबी लब, मेकअप से मुबर्रा शादाब चेहरा, मशी की ड्रेस में मलबूस, बस कद में दारिम के सीने को छूती हुई कोई गुड़िया सी लगी। वो ज़ोर से दारिम के गले लगा। ईस्टर्न ब्यूटी अट्रैक्ट्स मी मच, वलीद ने शरारती लहजे में कहा। दारिम ने इसकी बात पर इसे खुद से अलहदा ना किया, बल्कि इसे ज़ोर से खुद में भेज कर बोला। बी केयरफुल, भाभी है तेरी। कोई उल्टी सीधी हरकत की ना तो तेरा मुँह तोड़ने में एक बार भी नहीं सोचूंगा। हे एंग्री बॉय, इट वॉज जस्ट अ जोक, सो जस्ट चिल। दारिम का एक पल में सुरख हुआ चेहरा इसकी बात पर कुछ नॉर्मल हुआ। हेलो भाभी, इसने हाथ आगे किया, जिसे वफ़ा ने होंठे पर मुस्कुराहट लाते हुए थाम लिया। दारिम सामान लेने दूसरी तरफ गया। वलीद ने इसका हाथ ज़ोर से दबाया। वफ़ा ने हाथ छुड़वाना चाहा तो इसने ज़ोर से दबाकर छोड़ दिया। तैनू बीबी ने किन्ने किया सी तू हाथ मिला। इसकी आंखों में वफ़ा ने कुछ अजीब सा महसूस किया, मगर अपनी गलतफहमी जानकर दारिम की तलाश में नज़रें दौड़ाई। वलीद की गाड़ी में वो तीनों फ्लैट पहुंच गए जहाँ दारिम पाकिस्तान जाने से पहले रहता था। थैंक्स वलीद। फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचकर दारिम ने इसका शुक्रिया अदा किया। नो नीड, इट्स ओके डीके। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे कॉल करना या डोर नॉक कर देना। ठीक है, दारिम ने कहा। वो दोनों यूनिवर्सिटी पैर थे और इनके फ्लैट भी साथ साथ थे। वफ़ा ने अंदर आकर देखा, वह खूबसूरत और वेल फर्निश्ड फ्लैट था। कैसा लगा? अच्छा है। दारिम ने सामान फ़िलहाल एक तरफ रखा। इसे कल सेट करेंगे, कबर्ड्स पे। अभी तुम्हें ड्रेस देता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। वो कहकर बैग खोले, इसमें से वफ़ा का ड्रेस निकालने लगा। सर्दी से वफ़ा के गाल सुर्ख हो चुके थे। यहाँ मौसम सर्द है, इसलिए गर्म कपड़े तब्दील कर लो। इसने कपड़े निकाल कर बिस्तर पर रखे, जिसमें ब्लू जीन्स और गर्म स्वेटर था।
वो बिस्तर से पाँव लटकाए हुए बैठी कमरे का जायज़ा ले रही थी कि अपने पाँव से वज़न कम होता महसूस हुआ तो देखा। ये आप क्या करें? इसने दारम को अपने पाँव से सैंडल्स निकालते हुए देखा तो हैरत से बोली, ये तो मैं रोज़ करता हूँ, वो अलग बात है कि तुमने महसूस आज किया। वह हैरत से इसका मुँह तकने लगी। क्या सच में वो ऐसा करता था और इसे पता भी नहीं चलता था कि क्या वो इतनी अपने ख्यालों में डूबी रहती थी कि इसे बाकी का होश ही नहीं रहता था। इसने शर्मिंदगी से सर झुकाया। इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं, अगर एक बीवी अपने शौहर की खिदमत कर सकती है तो शौहर भी इसका ख्याल रखे, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अलग बात है कि मुझे अभी तक बीवी की खिदमत का सुख नहीं मिला, मगर मेरी ख्याली दुनिया में मुझे अपने मुस्तकबिल में चांसेस बहुत नज़र आते हैं। वो मुस्कुराकर बोला, मैं चेंज करके आती हूँ। वो कपड़े लिए वॉशरूम में चली गई। दारिम इसके इंतज़ार में बैठा था। चंद मिनट बाद वो वापस आई। बाहर आई तो दारिम ने इसके नुमाया होते हुए सरापे पर नज़र डाली और इसके करीब आया। ड्रेसर से ब्रश उठाकर इसके बालों में फेरने लगा। मैं खुद ही कर लूँगी। वो शीशे में इसकी जज्बे लुटाती हुई आंखों से नज़रें चुराकर बोली, माई लिटल डॉल, अब तो आपके बाल भी मेरे हाथों से सुलझने के आदी हो चुके हैं। दिल तो चाह रहा था इस ताज़ा खिले गुलाब को खुद में समोले, मगर वह दिल के अरमानों पर बंद बांधता हुआ बोला, खाना खाओगी? नहीं, मुझे भूख नहीं, बहुत नींद आ रही है, अब मैं सोऊंगी। ठीक है, लेट जाओ, आराम करो। वो जाकर बिस्तर पर लेटी तो दारिम ने एक दो बिखरी हुई चीज़ों को इनकी जगह पर रखा और लाइट ऑफ की अपनी जगह पर आकर लेट गया। कुछ देर बाद महसूस किया कि वो भी जाग रही है। क्या वह नींद नहीं आ रही? वो सिर्फ इतना कह पाई। यहाँ आओ। दारिम ने अपनी बाजू रखी तो इसने सर इस पर रख दिया और आंखें मूंद ली। वो इसके नम बालों में उंगलियां चलाने लगा तो इसे सुकून महसूस हुआ। चंद लम्हों में वो नींद की वादियों में खो गई। दारिम भी इसके मासूम चेहरे को तकता न जाने कब थक कर सो गया। सुबह इसकी जाग खुली तो देखा वो कमरे में अकेली थी। सामने लगी घड़ी पर वक्त देखा तो दोपहर के 2 बजे आ रही थी। मैं इतनी देर सोती रही, वो भी नींद की टैबलेट्स के बगैर, इसने हैरानगी से सोचा। दरवाज़ा खोला और सामने से दारिम अंदर दाखिल हुआ, हाथ में ट्रे पकड़े हुए। वफ़ा ने इसे गौर से देखा। वाइट पैंट और वाइट ही हाई नेक पहने, स्मार्ट और जाज में नज़र बॉडी लिए, दराज का जो तकरीबन दरवाजे को छू रहा था। सफ़ेद रंगत ताज़ा शेव की वजह से निलाहट नुमाया थी, भूरी आंखें और घनी पलकें। दारिम ने इसे अपनी तरफ यूँ टिकटिकी बांध कर तकते हुए पाया तो हल्की सी मुस्कान ने इसके लबों को छुआ। वो जैसे ही तक रही थी, इसके मुस्कुराने पर इसके नाभि लबों से सफ़ेद मोतियों से दांत छप दिखलाकर गायब हुए। आपने कटिंग क्यों करवाई? वो नाराज़ लहजे में बोली। लो हो रेडी अडी लम्बिया लम्बिया जुल्फ़ां लेकर फिरता रहता। वो जिसके ब्लैक सिल्की बाल शानों को छूते थे, जिसका मुनफरिद अंदाज था, अब नहीं था। इस वक्त वो फ़ौजी हेयर कट में था। चलो शुक्र थोड़े इंसाना वाले हुलिये दे विच। वो दिल ही दिल में खुश होकर इसमें दिलचस्पी लेने लगी। मैंने सोचा शायद तुम्हें मेरा वो लुक पसंद नहीं, बस इसीलिए इसने अपनी तब्दीली की सफाई पेश करनी चाहिए। इस बात को तुमसे बेहतर और कौन जानता है कि मोहब्बत का पहला असूल है अपने आप को अपने महबूब की पसंद में ढाल लेना। मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं है, तो घर की खेती है, फिर से आ जाएंगे। वो धीमी सी मुस्कुराहट उछाल कर बोला, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया, खाकर बताओ कैसा बना। आपने नाश्ता किया? अभी नहीं। वफ़ा ने सैंडविच इसके मुंह की तरफ बढ़ाया। इसने इसी के हाथ में अपना हाथ रखकर पहले बाइट वफ़ा के मुंह में डाला और फिर अपने मुंह में। सुने, वो धीरे से बोल के इसके दिल के तार छेड़ के। सुनाए, वो धीरे से अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब करके बोला। इतनी कुर्बत पर इसके रुखसार दहकने लगे। फाइनली आई गॉट इट, वो मसरूर लहजे में अपनी जगह से खड़ा होता हुआ बोला। वो हैरत से अपनी बड़ी बड़ी आंखों की पुतलियाँ सुकेट कर इसे देखने लगी। यू आर ब्लशिंग। इसकी बात सुनकर वो सर झुकाए अपने होठों पर आती हुई मुस्कुराहट को रोकने की जतन करने लगी। दारिम ने इसे मज़ीद तंग करने से इज्तनाब किया और बोला, वैसे मिसिस सुने मैडम, आप मिसिस दारिम खानज़ादा हैं, तो आप मुझे सुने वगैरह छोड़कर सीधा दारिम भी कह सकती हैं। अपने तेईस ने हल पेश करना चाहा। मगर आप बड़े हैं, मुझे आपका नाम लेना अच्छा नहीं लगता। तो फिर जो तुम्हें पसंद हो इस नाम से मुझे बुला लो। वो सोच में पड़ गई। मैं सोचूंगी फिर बताऊंगी। ओए बड़ा कोई बड़ा फैसला करना तो सोच समझ के। इतने में डोर नॉक हुआ तो दारिम बाहर निकला। वो भी जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म किया इसकी तकलीद में बाहर आए। वलीद ने जब वफ़ा को अंदर से वेस्टर्न हुलिये में बाहर आते देखा तो इसकी नज़रों में चमक उभरी। देखिए आज का क्या प्लान है? कुछ खास नहीं, वो बोला। मैं सोच रहा हूँ पहले सिनेमा जाएंगे, फिर क्लब जाएंगे, कुछ ड्रिंक हो जाए, बहुत देर होगी मिलकर ड्रिंक किए हुए। तुम क्या कहते हो? सिनेमा तो ठीक है, मूवी देखना बेटर ऑप्शन है वक्त गुजारने का, मगर क्लब नहीं। वो क्यों? वो परेशानी से बोला। यार मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया। लगता है तब्दीली भाभी की वजह से है। इस बार तो बिल्कुल भी पहले वाला दारिम कहीं भी नहीं लग रहा। यू आर लुकिंग टोटली चेंज ब्रो। तुम थोड़ी देर वेट करो, हम दोनों अभी तैयार होकर आते हैं। वफ़ा चलोगी मूवी देखने? दारिम ने इससे पूछा। माफिया गलतियों की होती हैं, ज़्यादतियों की नहीं। क्या तुम खुश हो मुझे यूँ रोंद कर, मेरे जज्बातों से खेल कर, अपनी मर्दानियत दिखाकर? क्या गलती थी मेरी? यही ना कि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की, तुम्हें पाने के लिए हर जायज़ नाजायज़ तरीका इस्तेमाल किया। इन सब के पीछे छुपी भी मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आई तुम्हें? अगर मैं बर्बाद हुई हूँ तो खुश तुम भी नहीं रहोगे। क्या किया नहीं किया मैंने तुम्हारी खुशी के लिए, ख़ुद को तुम्हारे रंग में रंगा आज। मगर मुझे इस बात का अंदाज़ा अच्छे से हो रहा है कि आप किसी के लिए कितनी भी मेहनत कर लो इसे खुश करने के लिए, एक ना एक दिन वो आपकी कीमत
खाक से भी बदतर कर देगा। अल्लाह ताला ने मरना हराम कर रखा है और तुमने मेरा जीना दोभर कर दिया। कल मेरे लम्हों की गलती थी मगर सदियों का पछतावा बन गई। परिया बेटा किन सोचों में गुम हो? नहीं कुछ नहीं मॉम, आप कहाँ जा रही हैं? मैं नहीं, हम दोनों जा रही हैं। वो कहाँ? इसने हैरान होते हुए पूछा। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए, चलोगी ना मेरे साथ? इन्होंने इतने प्यार से पूछा कि मैं इनकार नहीं कर सकी। जी मॉम चलते हैं। फिर ड्राइवर के साथ वो दोनों करीबी शॉपिंग मॉल तक आई और एक दूसरे की पसंद से अपनी शॉपिंग करने लगी। मलिक हाउस में सनोबर शयान मलिक का रवैया इससे बहुत अच्छा था। सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता इनके साथ, मगर रात को तन्हाई में ना चाहते हुए भी इसकी याद आ जाती। कितनी देर करवटें बदलते रहती मगर नींद आंखों से कोसों दूर होती। इसने जाने के बाद एक बार भी इसे कॉल करके इसका हाल नहीं पूछा। परिया ने भी इसे कॉल नहीं की। मलिक हाउस में फ़ोन मौजूद था, सबके पास अपना अपना मोबाइल भी था। एक बार तो इसका दिल किया कि घर फ़ोन करने का, मगर फिर कल्ब की एक बार फिर नाराज़गी मोल लेकर अपनी बाकी मानदार ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकी। दिन यूं ही बेकैफ गुजरने लगे। सैनमा हॉल में वो तीनों दाखिल हुए तो अपनी अपनी सीटों पर बैठे। पहली पर दारिम, दूसरी पर वफा और इसके साथ ही वलीद। बहुत सोहना बिठाया बीवी ने, ये एंदी प्रोटेक्शन है। दोस्त के नाल विचकार बिठाई हुई बुढ़ी। इंग्लिश एक्शन मूवी थी। मूवी को चलते हुए अभी आधा घंटा ही हुआ था कि वफ़ा को बोरियत सी महसूस होने लगी। इसने दारिम की तरफ देखा जो पूरे हमाक से मूवी देखने में मगन था। एक हाथ में पॉपकॉर्न पकड़े वफ़ा के आगे किए हुए था और दूसरे में से लम्हा ब लम्हा अपने मुंह में डाल रहा था। इसने फिर से कोशिश की मूवी की स्टोरी को समझने की कि अचानक अपने हाथ पर किसी की गिरफ्त देखी। वफ़ा ने जब इसकी तरफ रुक किया तो वह कमीनगी हंसते हुए दांत निकाल रहा था। इसने सहम कर अपना हाथ जो इसके हाथ के नीचे दबा हुआ था इसे निकाला और दारिम के बाजू को अपने दोनों हाथों से ज़ोर से जकड़कर अपना सर इसके शाने के साथ लगाया और आंखें मोड़ ली। दारिम इसकी हरकत बखूबी महसूस की, मगर जब नज़र इसकी लरसती हुई पलकों पर पड़ी तो परेशानी से पेशानी पर सलवटें लाते हुए बोला, आर यू ओके माय लिटिल डॉल? इसने फ़कत नफ़ी में सर हिलाया। वलीद ये लो। इसने पॉपकॉर्न वाला बॉक्स इसे पकड़ाया। ऐसा कर तू मूवी इंजॉय कर, हमें कहीं जाना है। वो वफ़ा की शानी से अपना बाजू गुजारते हुए इसे अपने हिसार में लिए वहाँ से बाहर निकला। वलीद इस तरह इसके जाने से सख्त बदमज़ा हुआ। इसकी यूनिवर्सिटी की एक मुस्लिम अलीना नामी लड़की से इसे मोहब्बत हो गई थी। इसी ने वलीद से शादी करने के लिए शर्त रखी कि पहले वो मुसलमान हो जाए, मगर कुछ हालात की वजह से इसे दुबई वापस जाना पड़ा। वहाँ इसके वालिदैन ने ख़ानदान में इसकी शादी कर दी और वलीद तन्हा रह गया। तब से इसे मुस्लिम लड़कियों से चिढ़ होने लगी। वो नाम का तो मुसलमान हो चुका था, अपने लिए नहीं बल्कि किसी के लिए। जब तक आप दिल से किसी चीज़ को अपनाना लो, दिल से कलमा ना पढ़ो, तब तक आप इस दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं होते। जैसे कई सदियों पहले कुछ लोग दिखावे के लिए तो मुसलमान बन जाते मगर पीठ पीछे मुसलमानों की बुराइयां करते थे। जिस तरह अल्लाह ताला किसी को ज़बरदस्ती हिदायत नहीं देता, बिल्कुल इसी तरह गुमराह भी नहीं करता, बल्कि सबसे पहले गाफिल और गुनाहगारों को बज़रिया पैगम्बर इनके सोए अमाल पर मुतनबा करता। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों को एक या दो बार नसीहत करने और इसको कबूल ना करने के नतीजे में इनके दिलों पर इसी वक्त मोहर सबत कर देता है, बल्कि एक ख़ास मुद्दत तक इनको अपने आप की इस्लाह करने का पूरा मौका फराहम करता है। और अगर ऐसे लोग अपनी साबका गलत रविश को बदलने की बजाय इसी पर जमे रहे तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को गुमराह कर देता है। इनमें हक़ को कबूल करने की कोई सलाहियत बाकी नहीं रही और इनका ज़मीर बिल्कुल मुर्दा हो चुका है। तब अल्लाह ताला का इनके हक़ में आखिरी फ़ैसला इनके दिलों पर मोहर की सूरत ज़ाहिर होता है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकले तो रोड पर चलने लगे। वफ़ा इस वक्त ब्लैक जीन्स और रेड लॉन्ग कोट पहने, गले में ब्लैक मफलर गोल घुमाकर लपेटे हुए थे। अपने कमर तक आते हुए हेज़ल बाल आधे कैचर में मुकीद किए हुए थे। मौसम काफ़ी सर्द था, यखबस्ता हवा चल रही थी। इसके बाल उड़ उड़ कर इसी के चेहरे को छू रहे थे। वो दोनों हाथों की कोट की जेबों में घुसाए हुए थी। कुछ दूरी चले थे कि रास्ते में आइसक्रीम की शॉप नज़र आई, जहाँ से बच्चे और कुछ कपल्स कॉर्न खरीद कर ले जा रहे थे और इस मौसम का लुत्फ़ तो बाला कर रहे थे। और इन्हें देखकर एक जगह पर रुकी। दारिम ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। आइसक्रीम खानी है? इसने इस बात में सर हिलाया। तुम यहीं वेट करो, मैं भी आया। इसे कहकर वो खुद आइसक्रीम लेने चला गया। इसकी नज़र दारिम पर ही थी, वो जो काफ़ी देर से वहाँ खड़ा अपनी बारी के लिए रश ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। एक शॉप पर खड़ी लड़की जो कोन डाल कर दे रही थी, वो दारिम को पुरशौक नीली निगाहों से सरता पाक हो रही थी। वफ़ा ने दारिम का जायज़ा लिया जो ब्लू जीन्स पर ब्लैक हाई नेक और इस पर ब्लैक लेदर जैकेट पहने किसी भी सिंफ मुखालिफ को ज़ेर करने की तमाम तस्लाइयों से माला माल था। इस लड़की ने 2 कोन दारिम को पकड़ाई तो वो इसे पेमेंट किए इसकी तरफ आया। ये लें जी आपकी आइसक्रीम। इसने एक कोन इसकी तरफ बढ़ाई। वफ़ा ने इसके हाथ से कौन तो ले ली, मगर फिर वापस इसी शॉप की तरफ बढ़ने लगी। अरे कहाँ जा रही हो वफ़ा? वो इसके पीछे आते हुए बोला, मगर वो सुनी अनसुनी करते हुए तेज़ कदमों से चलती भी इस लड़की तक पहुंची और हाथ में मौजूद कौन इसके मुंह पर मलती। वो लड़की तो वफ़ा के समर पर हक्का बक्का रह गई और हम अंकों की तरह इस छोटी सी लड़की का मुँह तकने लगी। इसे कहाँ उम्मीद थी कि इसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। यू फ्लर्टी वुमन, यू डिज़र्व इट, वो तलख लहजे से कहती वापस मुड़ी। दारिम इसके पीछे पीछे। ये क्या हरकत थी? इस फ्रंगन की आँखें निकाल देती। नहीं, बल्कि मैं इसका मुंह नोच रही थी कि अगर कहीं मेरे लंबे नाखून होते। इसे ज़रा शर्म नहीं आ रही आपको इसे ललचाई हुई नज़रों से देखते हुए? आर यू जेलस? वो बुझका कर लबों पर शरारती मुस्कुराहट सजाते हुए बोला था।
अभी बताती हूँ आपको, वो दारिम के हाथ से इसकी कौन झपट कर बोली। दारिम आगे भागकर वो हंसती हुई इसके पीछे। भागते भागते इसकी सांसें फूल चुकी थी और कौन कहीं पीछे गिर चुकी थी। अब वो घुटनों पर हाथ रखकर निढाले होते हुए सांस लेने के लिए रुकी। दारिम ने यूँ देखा तो मज़ीद भागने का इरादा तय करके इसके पास आया। वो भागते भागते खुले मैदान में आगे जो सारा बर्फ़ से ढका हुआ था। वो थक कर बर्फ़ पर लेटी। दारिम भी इसके करीब आया। कुछ ही देर में आसमान को गहरे बादलों ने ढक लिया और स्नो फॉलिंग शुरू हो गई। रुईनुमा स्नोफॉल इसने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। वैसे हाथ फैलाए हुए महसूस करने लगी। वफ़ा बहुत ठंड है यहाँ, तुमने ग्लव्स भी नहीं पहने, देखो हाथ कैसे नीले पड़ रहे हैं। घर चलो घर चलते हैं वरना बीमार पड़ जाओगी। नहीं प्लीज़, मुझे अभी और यहाँ रहना है, इसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। तो दारिम को चारों ना चार वहाँ रुकना पड़ा। वो वहीं लेटी हुई थी तो दारिम ने एक झाड़ी उठाकर इसके गिर्द एक मौजूद बर्फ़ पर झाड़ी की मदद से दिल बनाया। वफ़ा ने उठकर देखा, वो दोनों दिल में खड़े थे। ये मंजर आंखों को बहुत भाया, मगर वो दारिम को नज़रअंदाज करती हुई बोली, सुने, वो देखें कितना खूबसूरत है, मुझे इसे छूना है। इसने ज़ोर से कहकर इसकी त्वचा एक दरख्त पर दिलवाई जिसकी शाखें पूरी तरह से बर्फ़ से ढकी हुई थी। आर यू मैड? दारिम इस ऊंचे दरख्त को देखकर बोला। मैं नहीं बोलती आपसे, वो रुख फेर कर खफकी से मुँह फुलाए बोली थी। दारिम इसके बचपने पर मुस्कुराया। अच्छा चलो आओ इधर। इसने इसे अपने शानों की तरफ इशारा किया। वो छंबे से देखने लगी। तुम मेरे शानों पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ऊंचा करूँगा, तुम इन्हें छू लेना। वो दारिम के पीछे से आकर इस पर बैठ गई। दारिम ने इसे ऊपर उठाया तो इसका हाथ बआसानी दरख्त की शाखों तक पहुंचा। इसने इन्हें हाथ में लेकर ज़ोर से झटका तो सारी बर्फ़ दारिम पर गिरी। वो खिलखिलाकर हंसी। दारिम इसकी हंसी की मत्थर खिलखिलाहटों में खो गया। कुछ देर बाद दारिम ने इसे नीचे उतारना चाहा तो इसके शानों से तो नीचे उतर गई, लेकिन पीछे से इसकी गर्दन में बाहें डाले झूलने लगी। दारिम ने भी अपने हाथ पीछे से गुजारते हुए इसे पकड़ा और चलने लगा। बहुत मज़ा आ रहा आज तो, वो हंसते हुए बोली। इश्क खुशगवार माहौल का असर था, शायद वजह से इस कदर फ्री हो रही थी। तो दारिम तो इन लम्हात को दिल से महसूस कर रहा था। दोनों ने मिलकर स्नोमैन बनाया। स्नोमैन आखिरी मराहिल में था कि वफ़ा को जाने के इशारे सूझे। इसने बर्फ़ का गोला बनाकर दारिम की गर्दन पर मारा और खुद आगे भागी। माय लिटिल डॉल, अब तैयार हो जाओ बदले के लिए। वो भी इसके पीछे भागा। भागते हुए वो दोनों रोड पर आगे बिलाकर दारिम ने इसे पकड़ लिया। इसे कमर से थामते इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा, फिर इसकी पेशानी से अपनी पेशानी लगाकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। सख्त सर्दी में जब दोनों का चेहरा ठंड से नीला पड़ चुका था, वहाँ पुरहिद्दत गर्म सांसें एक दूसरे को सुकून का बाइस बनी। दारिम के पुरहिद्दत सांसों से इतनी सर्दी में भी इसे अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हुआ। चेहरे पर कौस कज़ा के रंग बिखरे। दारिम के लब होले से इसके लबों को छुए। इसे ऐसा लगा जैसे सारी बदन में कपकपी सी दौड़ गई हो। वफ़ा ने चेहरे का रुख फेरा तो वो खफकी से मुँह फैलाए दूसरी तरफ चलने लगा। सुने, इसने जब दारिम को दूसरी तरफ जाते देखा तो इसके पीछे होली और इसे रोकने के लिए आवाज़ दी, मगर दारिम खानज़ादा को ना रुकना था ना वो रुका। प्लीज़ रुक जाए ना, इसने फिर से आवाज़ दी। वो पॉकेट्स में हाथ डाले तेज़ी से कदम उठाते हुए आगे बढ़ा था। जब इसकी रंधी हुई आवाज़ सुनाई दी तो अपनी नाराज़गी भुलाए पीछे मुड़कर देखा। इससे पहले कि करीब से गुजरती हुई गाड़ी से गुजर जाती, वफ़ा ने बरवक़्त इसके करीब पहुँचकर इसे अपनी जानिब खींचा। माय गुड लक, अगर आपको कुछ हो जाता तो? वो दारिम की भूरी आंखों में अपनी नम आंखों से देखकर जज्बात से चूर लहजे में बोली। ये कहते हुए इसके सीने में मुँह छुपा गई। दारिम ने इसका चेहरा उठाया और अपने चेहरे हाथों के प्याले में भरा। इसकी आंखों से बहते हुए आंसू को अपने लबों से चुना। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। इसने इसे तसल्ली दी। वफ़ा ने दारिम के शूज़ पर अपने पाँव रखकर इस तक पहुँचने की कोशिश की, फिर धीरे से इसकी गाल पर अपने लब रख दिए। शायद आज वो अपने हवासों में नहीं थी। इसका यही अमल दारिम को मज़ीद बहकाने का सबब बना। दारिम ने इसकी कमर में हाथ डालकर ऊंचा किया। वफ़ा के पाँव हवा में मौल्लक हुए और चेहरा बिल्कुल दारिम के चेहरे को छू रहा था। दारिम की नज़रों का इर्तिकास महसूस करके इस बार इसने अपने चेहरे का रुख तब्दील नहीं किया, बल्कि आंखें मीच ली। दारिम इसकी रजामंदी देखकर इसके लबों पर झुका। दोनों आंखें मूंदे एक दूसरे की सांसें महसूस करते हुए किसी और ही जहां में महवे सफ़र थे। जाने कितने पल बीत के दिल और माहौल में छाया फसूल इस वक्त टूटा जब इर्द गिर्द से गुजरते हुए लोगों ने नहीं सरे खुलेआम अपने प्यार का इजहार करते पाया तो इन्हें सराहने के लिए तालियां बजाईं। वहाँ तो ये सब आम था। दोनों की आंखें खुली। वफ़ा ने तो शर्म के मारे अपनी आंखें झुका ली, जबकि दारिम थोड़ा शर्मिंदा होता अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर हंसते हुए हजूम से दूर भागे। वापसी पर दारिम ने डिनर के लिए पिज़्ज़ा ख़रीदा। फ्लैट में पहुँच कर इन्होंने लॉक लगाया और अंदर आए। वफ़ा ने सबसे पहले अपना लॉन्ग कोट उतारा, फिर शूज़। दारिम ने आते साथ ही रूम में हीटर ऑन कर दिया, खुद की जैकेट उतार कर एक तरफ रखी, फिर हाथ धोकर पानी पिया और पिज़्ज़ा प्लेट में रखे कोल्ड ड्रिंक्स लिए रूम में आया। मेरे गले में दर्द हो रही है, वफ़ा ने गले पर हाथ रखते हुए कहा। अभी तो आइसक्रीम नहीं खाई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। इधर आओ चेक करूँ, गले ख़राब की वजह से टेम्परेचर तो नहीं हो गया? इसने वफ़ा के सुरख गाल देखे तो कहा। वो जलती हुई इसके करीब आई तो दारिम ने इसे अपनी थाई पर बिठाया और इसके गाल छू कर देखे। शुक्र है टेम्परेचर नहीं हुआ। अच्छा ऐसा करते हैं, हम पहले कुछ खा लेते, फिर मैं तुम्हें मेडिसिन ला दूँगा। अब ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना देता हूँ। पिज़्ज़ा के साथ कॉफ़ी का क्या कम्बिनेशन हुआ भला? वो मुँह टेढ़ा किया खफकी से बोली। ये न्यू कम्बिनेशन है जो दारिम खानज़ादा की इजाज़त अपनी लिटिल डॉल की केयर के लिए। वो इसकी खफकी से फूले हुए गालों को अपने पोरों से दबाकर बोला। मुझे कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है। वो बजीद हुई। बहुत ज़िद्दी है मेरी क्यूट वाइफ।
अच्छा पी लो, पर पहले ये खाओ। इसने पिज़्ज़े का एक पीस अपने हाथ में पकड़कर इसके मुंह की तरफ बढ़ाया। वफ़ा ने बाइट ली। सुने, वो धीरे से प्यार भरे लहजे में बोली। सुनाए, वो दुगनी शिद्दत से लहजे में मिठास समोई इसकी आंखों में देखते हुए बोला। अब मुझे नीचे उतारें, आप ठीक से बैठकर खाएं। आप करीब हो तो सब ठीक। एक बात याद आई, इस वक्त तो मेरी लिटिल डॉल की कुर्बत ने हमें सोचने समझने की तमाम सलाहियतों से महफूज कर दिया था। आपने मुझे माय गुड लक कहा था। इसकी भूरी आंखों में पंपते हुए शोरीदा जज्बात दिलदोज थे। वो ना, मुझे वॉशरूम जाना है, वो कहते हुए वो इसकी बात को अनसुना करते हुए तेजी से वॉशरूम की तरफ भागी। पीछे दार में इसकी चालाकी पर मुस्कुरा कर रह गया। परिया को मलिक हाउस आए हुए 2 माह हो चुके। इन्होंने फ़ोन परिया की तरफ बढ़ाया तो इसने भी सरसरी सा हाल दरियाफ्त कर लिया। आज सुबह से इसे अपनी तबीयत कुछ बोझल महसूस हो रही थी। क्या बात है परिया बेटा, देख रही हूँ सुबह से तुम चुप चुप सी हो, कहीं अपने शरीक हयात की याद तो नहीं आ रही? इन्होंने इसे प्यार से देखते हुए कहा। इन दोनों की आपस में काफ़ी बनने लगी थी, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें कर लेती थी। इन दोनों में सास बहू वाला कम और दोस्तों वाला ज़्यादा रिलेशनशिप कायम हो गया था। नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, बार बार चक्कर से आ रहे हैं। मेड ने बताया कि तुमने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, वो परेशान अंदाज में बोली। बस मामा, कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा, वो बेदिली से बोली। ये दिल तो पागल है, इस दिल की मत सुनो, दिमाग की सुनो। अच्छी सेहत के लिए बर वक्त खाना अच्छा है, चाहे थोड़ा सा खाओ, मगर खाओ ज़रूर। खाना खाने को दिल नहीं तो कुछ फ्रूट्स या जूस ले लेती। जी मामा, मैं ले लेती हूँ। पर ये ऐसा करो, तुम तैयार हो जाओ, हम डॉक्टर के पास चलते हैं, एक बार चेकअप करवाना भी मुनासिब रहेगा। वो कुछ देर खामोशी से सोचने के बाद बोली। नहीं मामा, वैसी भी कोई तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं जो डॉक्टर के पास जाना पड़े, हो जाऊँगी ठीक, आप फिक्र मत करें। पर यह बेटा, लापरवाही अच्छी बात नहीं है। कल ने सुना तो क्या कहेगा कि हमने इसकी बीवी को अपने पास रख तो लिया मगर इसका ख्याल नहीं रखा। चलो शाबाश, मैं जूस मंगवाती हूँ, इसे पियो और तैयार हो जाओ। मैं डॉक्टर से फ़ौरन पर अपॉइंटमेंट लेती हूँ, फिर चलेंगे। जी ठीक है मामा, इसने फर्माबरदारी से कहा। डॉक्टर ने 5 बजे का वक्त दिया था, इसलिए वो दोनों मुकर्रर वक्त पर पहुँच चुकी थी। डॉक्टर ने इसका चेकअप किया, फिर इसकी बताई हुई अलामात को देखते हुए एक छोटा सा टेस्ट किया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसिस शायान मलिक, आप दादी बनने वाली हैं। आलो चाने चढ़ गया जी। औलाना दे मारे ने 2 महीने तो मुँह ही नहीं दिखाया। ये बात सुनकर कहाँ से नौबर बेगम के चेहरे पर खुशी के तासरात उभरे, वहीं इस खबर से परिया के आसान खता हुए। एकदम इसके चेहरे के नकुश तने हुए इसने आंखें बंद करके अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली। जब से कल को इसकी मामा से नौबर बेगम ने खुशखबरी सुनाई थी, वो सब छोड़कर वापस मलिक हाउस पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो खुशी मेरे बेटे के चेहरे से खूब झलक रही है। इन्होंने कल्ब के मुस्कुराते हुए लबों से देखकर अंदाज़ा लगा। जी मॉम, मैं बहुत खुश हूँ, जूनियर आलियान आएगा मामा, इस घर में फिर से खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। वो इन्हें दोनों बाजू से पकड़कर गोल गोल घुमाते हुए मसरूर लहजे में बोला। मुझे तो छोड़ो, अपनी बूढ़ी माँ को हड्डियाँ तोड़ने का इरादा है क्या? नहीं मॉम, अभी तो आपको एक बार फिर से आलियान को अपने हाथों से बड़ा करना है। इसने इन्हें थामकर सोफे पर बिठाया। इसने किसी की तलाश में नजरें इधर उधर दौड़ाई। तुम्हारी नज़रें जिसे ढूंढ रही हैं वो यहाँ नहीं, अपने रूम में है। इस बार वो इनकी बात पर खुलकर मुस्कुराए। जाओ अपने रूम में मिल लो जाकर। जी मॉम। कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोलकर बंद रहा। वह खिड़की के पास खड़ी किसी गहरी सोच में इतनी डूबी हुई थी कि इसके अंदर आने की किसी खबर भी नहीं हुई। कैसी हो? क्या मेरा इंतज़ार करी थी? इसने हद दर्जा प्यार भरे अंदाज में पूछा। तेरे करतूत है कि तेरा इंतज़ार की तरह जावे? वो चौंक कर मुड़ी। इसकी मानूस आवाज़ सुनकर तो आखिर इस खबर ने तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर कर ही दिया। वो तंजिया अंदाज से हंकारा भरकर बोली। वैसे मुझे किसी के इंतज़ार की बीमारी अभी तक लाहक नहीं हुई, तो क्या नहीं आना चाहिए था मुझे? मबरूज काके इसका तंज महसूस करते हुए स्पाट लहजे में बोला। शौक से आओ, घर है तुम्हारा, मगर जिस वजह से तुमने यहाँ आने की भूल की, इस वजह को मैं इस दुनिया में आने नहीं दूंगी। वो तड़क कर बोली। क्या बकवास करी हो? इस मासूम की क्या गलती जिसने अभी दुनिया में कदम भी नहीं रखा? मैं किसी के गुस्से के भेंट चढ़े ज़बरदस्ती बदले की निशानी को कभी इस दुनिया में आने नहीं दूंगी। वो फनकारते हुए ज़ख्मी नज़रों से इसे देख रही थी। इससे पहले कि इसकी बात पर आग बगोला होता, वो खुद को नॉर्मल किया इसके करीब है। अगर एक फीक गलती करा तो दूसरे को सीख पाने के बजाय ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। दोनों तरफ एक सा मामला बात को बिगाड़ सकता है। इसे अपने ज़ब्त की तनाबें टूटती महसूस हुई, मगर खुद को संभाल कर जूझू इसकी तरफ बढ़ रहा था। इसने टेरेस पर मौजूद खिड़की पर अपना पाँव रखा। देखो कल वहीं रुक जाओ, मैं कह रही हूँ, मेरे करीब मत आना, वरना मैं यहाँ से कूद जाऊँगी, ख़त्म कर लूँगी आज इस नफ़रत की निशानी को भी और ख़ुद को भी। ऊपरी मंजिल पर बने इनके कमरे की खुली खिड़की के अतराफ़ पर वो दोनों हाथ जमाए नीचे कूदने को थी। अगर कल एक लम्हे की भी ताख़ीर करता तो आज वो अपनी जान से खेल जाती। किसी भी इंसान के लिए इसकी ज़िंदगी से बढ़कर कोई अनमोल तोहफ़ा नहीं होता, मगर कुछ लोग ऐसे तैश में आकर अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा जाते हैं। गुस्से में इंसान का ज़हन काम करना बंद कर देता है। वो इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि सोचे समझे बगैर कोई भी कदम उठा लेते हैं। कल्ब ने बिना ताख़ीर के बिजली की सूरत से इसे लपक कर इसका बाजू थाम लिया। जवाब में परिया ने इसे यूँ सुरख अंगारा आंखों से देखा जैसे इसे कच्चा चबा जाएगी। बाजू छोड़ो मेरा, वो गुर्राई। मगर कल्ब ने परवाह नहीं की। ऐसी हरकतों का कोई फ़ायदा नहीं, जो कुछ हो चुका हम इसे बदल नहीं सकते, मगर इसे मज़ीद बुरा होने से रोक तो सकते हैं। वाह, बहुत जल्दी याद आ गया तुम्हें। परिया ने इसे शानों से धक्का देते हुए खुद से दूर धकेला। इंसान अंदर से बहुत कमज़ोर होता है, लफ्ज़ों और लहजों की मार इसे तोड़ कर रख देती है। तुमने मेरी हस्ती को बखेर कर रख दिया कल्ब।
वो रिंधी हुई आवाज़ में बोली। माना कि मैंने गलतियाँ की, बहुत की, मगर मैंने सुधारने के लिए ख़ुद को बेमौल कर दिया तुम्हारे सामने। तुमने कहा उठो तो मैं उठी, तुमने कहा बैठो तो मैं बैठी। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारा प्यार हासिल करने के लिए। तुम्हारा प्यार हासिल करने के लिए ख़ुद को ज़माने के सामने रुस्वा कर दिया, मगर तुमने कभी मेरे प्यार की कदर नहीं की। तुम्हें कभी मेरा प्यार नज़र ही नहीं आया। नज़र आया तो सिर्फ बदला। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं और मजबूत लोग माफ़ करते हैं, मगर तुम कमज़ोर हो, बहुत कमज़ोर। आज मैं हाथ जोड़कर तुमसे अपनी सारी कोताहियों की माफ़ी मांगती हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मगर मैं अपनी जान तो दे दूँगी, मगर इसे इस दुनिया में नहीं आने दूँगी। वो अपने पेट पर हाथ रखकर बोली। हे नीलम, यू आर लुकिंग सो मच गॉर्जियस टुडे। वो उसकी तारीफ़ में रतबुल लिसान हुआ। ना करो अज़लान, तुम भी ना बस यूँ ही। उसके शाने पर हाथ मारकर शर्माते हुए बोली। तुम कब जान छुड़वा रही हो उस बुढ़े से? तुम फिक्र मत करो, जल्दी। वो इसके कॉलर को जकड़ कर इसे अपने करीब करते बेफिक्री से बोली। जल्दी करो माई मिसेस टू बी, अब तुमसे और दूरी बर्दाश्त नहीं होती। वो भी इसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल करते हुए बोला। अज़लान सलमान रईसानी की कॉपी। सलमान रईसानी का पीए था। उम्र में 35 से 40 साल के दरमियान। ऑफिस में नीलम से हेलो हाय हुई और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी। इद्दा दी बगैर तो औरतें किसी एक दिया नहीं रहती हैं। नीलम रईसानी जो 48 की थी, मगर जिम करके अपना फिगर को मेंटेन किए हुए थी और अपनी ब्यूटी पर तवज्जो देने की वजह से 35 से ज़्यादा की नहीं लगती थी। ऊपर से उम्दा डिज़ाइनर्स की साड़ियाँ ज़ेबतन किए, वह गहरे मेकअप से मुकाबिल को माइल करने की पूरी सलाहियत रखती थी। तुमने पेपर्स बनवा लिए? हाँ बनवा लिए, 1 मिनट रुको। वो टेबल के ड्रॉर से एक नीले रंग की फ़ाइल निकाल कर आए। ये लो जल्दी काम ख़त्म करो, और हाँ, सारी ज्वेलरी और अपने हिस्से की जायदाद वो सब ध्यान से लाना। दुबई जाकर सब सेट करने में सभी काम आएगा। डोंट यू वरी, तुम बस जाने की तैयारी करो। वो इसके शाने से लगी अनदेखी कर छाटते हुए अदा से बोली। ये पकड़ो और इस पर साइन करो। नीलम रईसानी ने चंद कागजात सलमान रईसानी की तरफ बढ़ाए। क्या है ये सब? सलमान रईसानी, जो अब पहले से काफ़ी बेहतर थे, डाइनिंग पे बैठे हुए सर झुकाए खाना खा रहे थे, सर उठाकर इसकी तरफ देखकर पूछा। तलाक के पेपर्स, वो सपाट अंदाज में बोली। सलमान रईसानी के हाथ से चम्मच एक बार तो लरस कर रह गया। इस उम्र में तुम्हें ये क्या सूझी? उम्र तुम्हारी बीती होगी, मुझे क्या हुआ, मैं तो अभी भी जवान हूँ। वो अपने स्ट्रेट डाई मैरून बालों को शाने से झटक कर बोली। मैं तुम्हारे सामने ना हाथ जोड़कर मिन्नतें करूँ, ना अपनी मोहब्बत का वास्ता दूंगा तुम्हें मुझे छोड़कर जाने से रोकने के लिए। गलती शायद मेरी थी, मैंने शायद देर कर दी तुम्हें समझने में। एक औरत जो अपने वफादार शौहर की ना हुई, वो कभी मेरी भी नहीं हो सकती। मेरे लिए यही सज़ाई ठीक है कि मैं तन्हा रह जाऊँ। बाबा जी बड़ी छेती पता लग गया। जाओ, तुम्हें आज़ाद किया। वो सामने रखे कि पेपर्स पर साइन करते हुए बोले और फाइल नीलम की तरफ बढ़ाई। बहुत शुक्रिया, बिना कोई चूचरा किए मेरी बात मानने के लिए। बहुत अच्छा वक्त गुजरा तुम्हारे साथ, मगर जो आने वाला वक्त है वो और भी हसीन होने वाला है। वो तसव्वुराती आंखों से आने वाले वक्त के लिए ख्वाब बुनते हुए बोली और फाइल लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई ताकि अपना सामान समेट सके। बस जिन्हों दे मुकदरा च दलालत हो कि देह चंगा बुरा वक्त। रात का तीसरा पहर था जब इसकी आंख दर्दनाक दरवाज़ा नॉक होने के एहसास पर खुली। मुंदी मुंदी आंखों से इसने अतराफ में देखना चाहा, लेकिन कमरे में अंधेरा होने के बायस से उठकर साइड टेबल पर मौजूद लैंप जलाने की कोशिश की, मगर शायद लाइट नहीं आ रही थी। इसने ड्रेसिंग टेबल के सेकंड ड्रॉर में से कैंडल निकाल कर जलाई। इनकी जलते कमरे में हल्की सी रोशनी फैली। अपने गले पर हाथ रखे से पानी की शदीद तलब हुई। शायद तभी इसकी आंख खुली थी। इसने साइड टेबल पर कांच के जग को देखा तो खाली था। वफ़ा ने जाली तरह सफ़ेद पर्दा हटाया जो बेड के चारों कोने से छत से साथ मिले हुए थे। हिम्मत करते इसने आंखें बंद करते दोबारा खोली, मगर दरवाज़ा खटकना। ओह, शायद मेरा वहम था, खुद से कहती वो उठ खड़ी हुई, बेबसी से खाली जग पर नज़र डालती हुई इसे उठाकर कमरे से निकली। वो सुबह से भूखी थी, दारम के इंतज़ार में, पर इतनी ठंड में प्यास ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था गले में कांटे चुभ रहे थे। अभी वो बाहर ही निकली थी कि दरवाजे के बाहर मौजूद शख्स ने दरवाजे को बुरी तरह पीट डाला। ज़रूर दारम ही होंगे। वो खुद से बड़बड़ाई बगैर पूछे दरवाज़ा खोला तो सामने मौजूद शख्स को देखकर हैरान रह गई। हेलो भाभी जी, कैसी हैं? वो ज़बरदस्ती रास्ता बनाते हुए फ्लैट में घुस जाए। आप प्लीज़ चाहिए यहाँ से, दारम आएंगे तो फिर आ जाइएगा, इस वक्त वो घर नहीं। अरे भाभी जी, वो घर नहीं, इसीलिए तो आया हूँ। क्या बदतमीज़ी है ये, आप निकलिए बाहर। भाभी जी अब ऐसे भी क्या बेरुखी अपने चाहने वाले से। वफ़ा के दुपट्टे का पल्लू अपने हाथ में लपेटते हुए खबासत से बोला। 2 माह से इसी मौके की तलाश में था, आज जाकर मिला तो कौन इसे गंवाना चाहेगा। ट्रस्ट मी, बहुत ही प्यार से पेश आऊँगा। वो कमीन की हंसते हुए दांत निकाल कर बोला। वो उल्टे कदम लेती इससे दूर होने की कोशिश करी थी। दारम मुझे मिला था, इसी ने कहा कि आपको पैगाम दे दूँ कि वह लेट हो जाएगा, मगर देखो ना मेरी गुड लक, वो लेट हुआ तो ग्लेशियर गिरने से रास्ता ब्लॉक हो गया और बेचारा इधर ही फंस गया। चलो ना एक गोल्डन नाइट हो जाए। इसकी बेहुदा ख्वाहिश सुनकर इसके असाब झंझना उठे, जिस्म लरसने लगा, मगर इन 2 माह में दारम की मोहब्बत ने इसे इतना मजबूत बना दिया था कि उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। और अब तो सवाल इसकी इज्जत का था, जो इसके साथ साथ दारम की भी मलकियत थी। इसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। आप ठीक कह रहे हैं, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, आइए मेरे साथ। इसकी आसानी से हामी भर लेने पर वलीद की तो खुशी से बातें खुल गई। इसकी तो जैसे लॉटरी निकल आई और वो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करने लगा।
छोटे छोटे कदम उठाती हुई बिना इर्द गिर्द देखे आगे बढ़ रही थी। वलीद ने इसका पीछा किया। जब लाउंज से गुजरे तो यकदम ही वलीद को सख्त सर्दी लगने लगी। जाने इतनी तेज़ हवा कहाँ से आ रही थी। वलीद के जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई, मगर वो इसकी तकलीद में चल रहा था। हवा से वफ़ा के खुले बाल पुष्ट पर अटकेलियाँ कर रहे थे। वो इसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ। चारों तरफ मोमबत्तियाँ रोशन नजर आई। कमरे का ख्वाबनाक माहौल इसका दिल दहलाने लगा। वो पहले इन सब चीज़ों से डरता था। एक बार इसके दोस्तों ने फ़न के लिए बोर्ड पर उंगली रखकर रूहों को बुलाने का मजाक किया था और वो मजाक इन पर बहुत भारी पड़ा था। बिल्कुल वैसी सिचुएशन देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। वफ़ा के खुले बाल अब इसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो बेड पर आलती पालती मारे हुए बैठकर अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लगी। वलीद ने थूक निकल कर मोमबत्तियों को बुझते देखा। लंबा सा धुआं उठता हवा में तहलील हो रहा था। इतनी ठंड में भी इसकी पेशानियाँ रकलूद हुई टांगें जैसे हिलने से इनकारी हुई। इसको अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। इतनी रात के नीम अंधेरे बेड की तरफ में लगे सफ़ेद पर्दे हवा की दोष पर फड़फड़ाते इसकी जान लेने को थे। इधर आओ, वो गर्दन को गोल घुमाते हुए बोली। अब इसके बाल और गर्दन मुसलसल घूम रही थी और आवाज़ में भी अजब सा सर्दपन था जिसने इसे ठिठक जाने पर मजबूर कर दिया। इससे कबल वो डर के बाइस पे होश खुद से बेगाना होकर वहीं गिरता, अपने इरादों को तर्क करता, उल्टे कदम लेता वहाँ से बाहर की जाने भागा। बस लाख दिलानता तेरे भाई होन देते बगैरत इंसान। वैसे तो बड़ा बन रहा था, तो अब ये करतूत निकली तेरे पल्ले। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और ना मैं तुम्हें ऐसे किसी भी गुनाह का मुर्तकिब होने दूंगा। ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता वही होता है जहाँ एक हल्की सी मुस्कुराहट, छोटी सी मावी से ज़िंदगी पहले जैसी हो जाए। हर पुरानी बात को दिल पर लगाए रखेंगे तो नई आने वाली खुशियों से भी महरूम हो जाएंगे। भूल जाओ सब पुरानी तलख यादें, हम मिलकर नई दुनिया बसाएंगे, नई खुशगवार यादें बनाएंगे। ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, जब इसकी समझ आती है तो आधी से ज़्यादा गुजर चुकी होती है। जितनी रहेगी इसे यादगार बना ले। मैंने तुम्हें दिल से माफ़ किया, क्या मुझे भी माफ़ी मिल सकती है? कल्ब ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा और अपना हाथ इसके आगे किया। नाराज़ होगी ये तो मुझे मालूम था, मगर इतनी ज़्यादा इस बात का अंदाज़ा नहीं था। इसकी आंखों से आंसू लड़ियों की मानद बह रहे थे। दिल गोमगू की कैफियत में मुब्तला था। अजियत के बदले अजियत देखकर कभी तस्कीन नहीं मिलती, सुकून माफ़ कर देने के बाद ही मिलता। वो धीमे से बोलकर इसके हाथ में अपना हाथ दे गई। कल्ब ने इसे हाथ से खींच कर अपने साथ लगाया और खुद में ज़ोर से भींच लिया। परिया ने भी इसके गिर्द अपने बाजू हमायल किए। आज पहली बार वो अपनी खुशी से एक दूसरे के करीब आए थे। जाने कितने पल गुजर गए इन्हें एक दूसरे को यूँ महसूस करते हुए। एक बात पूछूं? परिया ने कहा। वो सरगोशी नुमा आवाज़ में इसके गालों को अपने लबों से छूकर बोला। अब बोलती क्यों बंद हो गई? कल्ब ने इसके चेहरे के एक एक नक्श को छूने से खुद को मज़ीद बोलने के काबिल ही नहीं पा रही थी। गुलाबी गाल इसकी हद दर्जा कुर्बत पर दहक कर अनारी हो चुके थे। आप मुझसे प्यार करते हैं? दिल में मचलता हुआ सवाल आखिरकार ज़ुबान पर आया। कल्ब ने झुककर इसकी बोलती बंद कर दी। दिल जैसे अपनी जगह से निकलकर हलक में अटक गया। इस ज़ूमानी खामोशी में दोनों की तेज़ रफ्तार धड़कनें एक दूसरे को बखूबी सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद जब कल्ब ने इसके गदास लबों को आज़ादी बख्शी तो वह नज़रें झुकाए अपनी सांस बहाल करने लगे। मिल गया जवाब अपने सवाल का, या भी और यकीन दिलाना पड़ेगा अपनी मोहब्बत की शिद्दत का? वो इसका शर्मज़दा चेहरे अपने पोरों से ऊपर उठाकर बोला। वो इसके कुशादा सीने में अपना चेहरा छुपा गई। कल्ब ने इसे अपने हसार में ले लिया। दोनों आसूदगी से मुस्कुरा दिए। तकलीफ़, गम, नाराज़गी सब मिट गए। सब गमों का मदावा हो गया। बदले नफ़रत और मोहब्बत के दरमियान छिड़ी जंग में बिलाखिर जीत हुई सिर्फ मोहब्बत की। वाह, आखिरकार हम दुबई पहुंच ही गए। वो दुबई एयरपोर्ट पर उतरते हुए बोली। हम निकाह कब करेंगे? इतनी जल्दी भी क्या? वो भी हो ही जाना। पहले होटल चलकर कुछ देर रेस्ट करते हैं, फिर कर लेंगे। असलान ने लापरवाह अंदाज से कहा और लगेज लिए बाहर कैब ढूंढने के लिए बढ़ा। कुछ ही देर की मसाफत तय करने के बाद वो एक शानदार होटल में आए। वहाँ पहले रूम बुक था। यहाँ बुकिंग तुमने करवाई? नीलम ने अचंभे से इसकी तरफ देखकर पूछा। जाहिर बात है मैं ही करवाऊंगा, और किसने करवानी है? मैंने ख्वारी से बचने के लिए पहले सब इंतजाम कर लिया था, इसने तो तसल्ली अमेज़ अंदाज में कहा। वो न चाहते हुए इस पर यकीन पर मजबूर होगी, हालांकि क्योंकि इसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। डोर पर नॉक हुआ तो असलान जो कोट उतार कर एक तरफ रख रहा था, इसने अपना काम मुलतवी किया, दरवाज़ा खोला। सर ये आपकी चाय। होटल सर्विसेज में से एक ने आकर कहा। इसे चाय वाली ट्रे पर थमाया। नीलम और असलान चाय पीने लगे। कुछ ही देर में से शायद थकान की वजह से नींद आ गई है, कुछ और बात थी। मैंने तो कुछ और ही गल लग दी है। इसके जाते वो ज़ोर ज़ोर से अपनी कारकर्दगी पर हंसने लगी। मैंने कैसे पागल बनाया इसे? मेरी आंखें नींद से सुरख थी, वो जाने क्या समझा। हा। वो किसी आकर खुद को आईने में देखकर बोली। ऊपर से लाइट चली गई तो सोने पर सुहागे का काम हुआ। आज तो तेज़ हवाओं ने भी मेरा साथ दिया। वो दोनों हाथों को आपस में मारकर खुशी से बोली। शुक्र कर तेरा पागला वाला आइडिया काम कर गया, तो तू बचत हो गई तेरी। सच्ची मज़ा आ गया डराने का। आज पहली बार किसी को डराया। वाह वफ़ा, तुम तो बड़ी एक्टर निकली। वो खुद को दाद देने लगी। मैं कहा इस वुल्फ का मुकाबला कर सकती थी अकेले। दिमाग ने काम किया। मैं खुद को बचाने की छोटी सी कोशिश की जो कामयाब ठहरी। इसने जाकर डोर लॉक किया और वापस आकर अपने बिस्तर पर दोबारा से औंधे मुँह गिर गई। मैं इन्हें कुछ नहीं बताऊँगी। दारम के बारे में सोचते हुए जाने को भी इसकी फिर से आँख लग गई। उठो महारानी, किसी ने इसके मुँह पर ठंडे पानी से भरा जग फेंका। की देते? अबे ये तो इस अजलान के बच्चे ने हमारे साथ धोखा किया। लड़की की कीमत में बुढ़िया दे गया हमसे, गद्दार।
हमसे गद्दारी, इसे ढूंढो जल्दी और जहाँ मिले पहली फुर्सत में से गोली से उड़ा देना। मेरे पास लाने की भी ज़रूरत नहीं, आखिर किंग से धोखे का अंजाम इसे भी तो पता चले। ओए होए, अच्छा बुढ़ी का सौदा हो गया बुढ़िया दा। और ये कहती सी मैं तो हाले जवान तू बुढ़ा हो गया। बकरज तारावास में अपने माथे साथियों पर धाड़ा। नीलम ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली। ओए मेकअप की दुकान बुढ़िया, तू नहीं बिकेगी मार्केट में, तेरा तो टाइम गया। चल जा, तुझ पर रहम किए देता हूँ, तेरे काम है इन लड़कियों के काम करना। चल तुझे सफाई सुथराई पर लगा देता हूँ, अगर कोई भी गड़बड़ की तो तेरी उम्र का भी लिहाज नहीं करूँगा और वो कराऊंगा तुझसे जिसके बारे में सोचकर तेरी रूह भी कांप उठेगी। मगर आप हैं कौन और मुझे क्यों लाए यहाँ, और अजलान कहाँ? वो वहाँ के अजीबोगरीब माहौल को सरासीमा नज़रों से देखकर बोली। तेरे फजूल सवालों का जवाब देने के लिए अब उनके पास टाइम नहीं है, चल अब जल्दी से काम पर लग जल्दी। वो हाथ में मौजूद गन से इशारा करता हुआ तनफ्फर भरे अंदाज में बोला। वह यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि इसके साथ हुआ क्या। अपने शिकस्ता वजूद से वहीं ठह गई। शायद इसने आज तक जो गुनाह किया इसकी सज़ा थी जो इसने अपने हाथों से अपने लिए मुंतखब की थी। क्या मैं बाकी ईमानदार ज़िंदगी यहीं गुजार दूँगी इस दोज़ख में? तेरी शक्ल ही यही है, तू है ही ऐसी काबिल से। इसने तड़प कर खुद से कहा। नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। और नीम पागलों जैसी हालत में चिल्लाने लगी और अपने बालों को नोचने लगी। वली डर के मारे तेरी से बाहर निकला, मगर अंधेरे में इसका पाँव फिसला, वह सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरता गया। सर पर गहरी चोट लगने से खून तेरी से बहने लगा। रात के इस पहर कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था जिसकी मदद के लिए आता। इसने वहीं तड़पते हुए चंद लम्हों में अपनी जान से हाथ धो दिए। जो दफ़ा हो खास काम जहाँ पाक। सोसाइटी के गेट कीपर ने जब एक खून से लथपथ वजूद को सीढ़ियों के पास मुर्दा हालत में पाया तो फ़ौरन पुलिस को कॉल की। दारम जो रास्ता खुल जाने की वजह से वापस आ रहा था, पहले फजर की नमाज अदा की, फ्लैट का रुख किया। पुलिस की भारी नफरी और एम्बुलेंस वहाँ देखकर हैरान हुआ। गाड़ी एक तरफ पार की, भागता हुआ आया और आगे बढ़कर देखा वो इसका दोस्त वलीद था। हैरत और दुख के आसार इसके चेहरे से हवेदा थे। इसने इसके पास जाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने ऐसा करने से मना कर दिया और इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले गए। वो अपने दोस्त की मौत पर कर्बज़दा चेहरा लिए उस मर्दगी से कदम उठाता अपने फ्लैट में और डुप्लीकेट चाबी से डोर खोला। अपने कमरे में आया तो वफ़ा सोई हुई थी। इसने इसके आराम के ख्याल से वापस पलटना चाहा। सुने, इसकी खुमारआलूद आवाज़ सुनकर वापस इस तक आए। यहाँ लेटे। दूसरा हुक्म जारी हुआ। वफ़ा को देखकर वलीद की परेशानी सिरे से भूल चुका था। दारम अपनी जैकेट उतारकर एक तरफ रखे, इसके साथ लेटा। यहाँ बाजू रखें। तीसरा हुक्म। और दारम ने अपने बाजू रखी तो वफ़ा ने अपना सर इसके बाजू पर धरा। अब मिला ना सुकून? वो इसके सीने पर हाथ रखकर प्यार भरे अंदाज में बोली। आंखें अभी भी हनूस बंद थी। वो इसकी बात पर धीरे से मुस्कुराया। आपको पता है, सारी रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई, बहुत बुरे हैं आप, ये सब आपकी वजह से हुआ है। पुरशिकवा लहजे में बोली। मैंने क्या किया? इसने हैरतज़दा लहजे में कहा। आपकी इस बाजू के बगैर मुझे कहीं नींद नहीं आती। आपने मुझे अपना इतना आदी बना दिया और अब आदी बनाकर मुझसे दूर चले गए। मैंने रूठे अंदाज में मुँह फुलाए बोली, साथ साथ इसकी बियर्ड को अपने अंगूठे से सहला रही थी। बस यार, रास्ता बंद हो गया और इसी वजह से रात घर नहीं आ सका। आइंदा ऐसा नहीं होगा। सॉरी। बुटकर इसके ऊपर झुका। वफ़ा के मोहब्बत भरे अंदाज पर इसे भी तो खराज तहसीन पेश करना बनता था। तुम मिली तो मेरे इश्क को ज़ुबान मिली। वो धीरे से इसकी गुजाली आंखों को छू कर बोला। तुम्हारे दिलरुबा पुरफसू हुस्न मेरी आंखों को खेरा कर गया। वो इसकी गदाज गालों को धीरे से छू गया। आप मेरी इतनी तारीफ़ ना करें, मैं अपने होश गवा बैठूं। वो भी इन सहरंगेज़ लम्हों में धड़कते हुए दिल पर काबू पाते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली। ऐसा ना हो आपकी चाहत में इस दुनिया को भुला दो। यही तो चाहता हूँ, तुम सब भुलाकर सिर्फ मुझे याद रखो, सिर्फ मुझे महसूस करो। वो इसके कान की लोग अपने मुलायम लबों से छूकर इसके कानों में रस खोलने लगा। Ever since you touched my heart when I breathe in, I close my eyes, I see you my little doll, now my lips has your name only. जब तुम मिली मैं तन्हा था, तुम्हें पाकर मुझे सहारा मिला। मैं वहशतों में डूबा था, तुम्हें पाकर मेरी डूबती हुई नाव को किनारा मिला। मैं पीछे मुड़कर देखूँ तो ज़िंदगी के आईने में कितना अधूरा था मैं, और अब जब तुम्हें खुद से जोड़कर देखा तो मैं मुकम्मल लगा। मेरे हर ज़ख्म की दवा थी तुमने मेरी मोहब्बत को कबूल करके मुझे जो खुशी दी है इसे तो मैं कभी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाऊँगा। तुमने मुझे सरता प्यार बदल दिया। आज मैं जो भी हूँ इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सब तो मैं आपसे कहने वाली थी। आपको मेरे दिल की आवाज़ कैसे पता चली? हैरतज़दा लहजे में बोली। बस जहाँ सच्ची मोहब्बत हो वहाँ ऐसे इल्हाम होते हैं। वो इसकी नाक से अपनी सितवा नाक को आहिस्ती से रब करते हुए कह गया। आप मेरी ज़िंदगी में आए हुए वो खुशबख्त सितारे जिन्होंने मेरी अंधेरी ज़िंदगी को खुशियों के उजाले से मुनव्वर किया। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्रिया। इसकी बढ़ती हुई गुस्ताखियों से अब की बार इसकी ज़ुबान लड़खड़ाई। इजाज़त है? वो इसकी बात की रजामंदी मांग रहा था। वो इस बड़ी बात इसके नज़दीक और कुछ नहीं थी। इसने दारम के गले में बाजू डालकर अपनी आंखें मींच ली। इसकी रजामंदी का इजहार देखकर दारम ने इसे खुद में समो लिया। आज दोनों अपनी रजामंदी से नई ज़िंदगी का आगाज़ कर चुके थे। 3 साल बाद रात का गहरा पहर था। माहौल में खामोशी का राज था। सब अपने अपने कमरों में नींद की वादियों में डूबे हुए थे। इसका सारा जिस्म पसीने से शराबूर था।
मैंने इन्हें माफ़ कर दिया इनके किए के लिए, मगर इसने तुम्हारे साथ तो ज़्यादती कभी नहीं की। तुम कभी इनकी पलट कर एक बार भी खबर नहीं ली। वो झट से उठकर बैठी। इन्हीं की आवाज़ इसके कानों में गूंज रही थी। इसके झटका खाकर उठने से साथ लेटा हुआ कल्ब भी खमारज़दा आंखें मलता हुआ उठा। और क्या हुआ? वैसे यूँ हवास पाख्ता देखकर उठ बैठा और इससे पूछने लगा, मैंने मामा को ख्वाब में देखा, आप प्लीज़ मेरी एक बात मानेंगे? इसने आस भरी निगाहों से इसे देखते हुए पूछा। कहो। वो इसके गाल पर अपनी हथेली रखकर बोला, एक बार मुझे पापा से मिलवा दें। देखो परिया, मैं इन लोगों में से नहीं जो दिल में तो एक दूसरे के खिलाफ बुग़्ज़ और अदावत रखते हैं और चेहरों पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए हुए रहते हैं। प्लीज़ बस एक बार मेरी खातिर। वो मिन्नत भरे अंदाज में बोली। वो गहरी सांस लेकर रह गया। मुझे सलमान रईसानी से मिलना है। सफ़ेद सादा सी शलवार कमीज़ में मलबूस एक बुज़ुर्ग जिसकी सफ़ेदी दाढ़ी थी, हाथ में तस्बीह लिए जाए नमाज़ बिछाए इस पर अल्लाह ताला की हम्द व सना में मसरूफ़ था। परिया ने रईसानी मेंशन में मौजूद एक शख्स को देखकर कहा। इस बुज़ुर्ग ने नज़रें उठाकर देखा। परिया को उनका चेहरा शनासा सा लगा। पापा? वो उम्मीद भरी निगाहों से इसे देख रहे थे। चंद लम्हे लगे इसे इन्हें पहचानने में। वो नीचे बैठकर इनके शाने से लगी। इन्होंने अपना दस्ते शफ़क़त इसके सर पर रखा। वफ़ा नहीं आई? इन्होंने परिया के पीछे देखते हुए पूछा। मैं आ गई हूँ तो वो भी आ जाएगी। वो नहीं आएगी। वो अफसरदा लहजे में गोए। पापा आप फिक्र ना करें। वो इन्हें तसल्ली देने लगे। अपने पापा की काया पलट पर वो हैरान रह गई। ब्रांडेड सूट पहनने वाला आज एक सादा से सूट में था। कभी नमाज न पढ़ने वाला जो अपनी ज़िंदगी के तलख तजर्बात की वजह से अल्लाह ताला के सामने सरबत सजूद था। इसका गुरूर तकब्बुर सब ख़त्म हो चुका था। आज इसने सब खोकर अपने असल को पा लिया था, जो असल इसका इस दुनिया में आने का था। दुनिया की रंगीनियों में डूबकर हम अपने इस दुनिया के आने की वजह को भूल जाते हैं कि खुदा ने हमें अपनी इबादत के लिए भेजा। इस दुनिया में ज़िंदगी अब गुजारने के लिए इस्लामी असूलों से नवाजा है, जिसके तहत हम फ़ानी ज़िंदगी गुजारें। ये दुनिया आर्जी है, एक दिन हमें लौट जाना है। इसी दुनिया में किए गए अमाल पर हमें सज़ा और जज़ा मिलेगी। इन्होंने अपना सारा बिजनेस एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया और ख़ुद तनहा रईसानी मेंशन में अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी गुजार रहे थे। अच्छा ते खानदा कितों सी? कैसी है नानी जान आप? वो इनके गले लगकर बोली। वो इस वक्त काफ़ी ज़ईफ़ हो चुकी थी। झुर्रियों ज़रा चेहरे और हाथ। वो इन्हें देखकर पशेमान हुई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, एक बार भी आपकी खबर नहीं ले पाई। बस बेटा, शादी के बाद लड़कियां मैके कहाँ आ पाती हैं। मैं समझती तुम्हारी मजबूरी, तुम शर्मिंदा ना हो। नानी जान, क्या वफ़ा का कोई फ़ोन आता है? हाँ, कभी कभार 2-3 माह बाद कर लेती है मेरा हाल चाल पूछने के लिए। आपके पास इसका नंबर है? हाँ बेटा, फ़ोन में होगा, तुम ढूंढ लो। आज इतने अरसे बाद रईसानी मेंशन में फिर से चहल पहल थी। खिलखिलाहटों की आवाज़ें गूंज रही थी। सब परिया के बड़े बेटे आलियान मलिक का दूसरी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। परिया और वफ़ा दोनों ने ब्लैक नेट की खूबसूरत साड़ियाँ ज़ेब तन कर रखी थी, जबकि दारिबुल कल्ब ने ब्लैक एक जैसे सूट पहन रखे थे। आलियान ने भी इनसे मिलता हुआ ब्लैक सूट पहना था। सब ने मिलकर आज के फंक्शन के लिए ब्लैक कलर के ड्रेसेस का इंतखाब किया था। सलमान रईसानी का बतलाव देखकर दारिम और कल पहले तो हैरत रह गए, मगर फिर वो इनके किए को भुलाए नॉर्मल हो गए। ये पकड़ना ज़रा हुरिया को। परिया ने अपनी 1 साला हुरिया को वफ़ा को पकड़ाना चाहा। हाय अपिया, ये क्या? वो ज़ोर से चीखी। अभी मैं अपने फितरों से जान छुड़ा कर आई हूँ, इन्हें अपने सुने के हवाले करके, और आप मुझे फिर से। वो चिढ़कर बोली। वफ़ा तुम बड़ी कामचोर हो गई। दारिम भाई ने तुम्हें छूट देकर बिल्कुल बिगाड़ रखा है। वो ज़रा गुस्से से बोली। लाओ मुझे मेरी बेटी वापस। लाओ, दो मुझे मेरी बेटी वापस। एमी, इन्होंने मुझे कोई बिगाड़ा नहीं, मुझसे प्यार करते तभी मेरा ख्याल रखते हैं। वो इतरा कर बोली। आप ज़रा अपने मियाँ को कहें ना इसे पकड़े। जैसे तुम्हारे सुने तुम्हारा ख्याल रखते हैं, इसी तरह मैं भी अपने कल्ब का ख्याल रखती हूँ। इसने मुड़कर कल्ब की तरफ देखते प्यार से कहा। तुम दोनों आपस में मत झगड़ा करो, गुड़िया को मुझे दे दो और आओ हम सब मिलकर केक काटें। पहले बहुत वक्त हो चुका। सलमान रईसानी ने परिया की गोद से हुरिया को लेते हुए कहा। फिर सब ने मिलकर केक कट किया और एक फैमिली पिक्चर ली, जिसमें सबके चेहरों पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। बदगुमानी और नफरत के बादल छट चुके थे। 400 बहार की आमद थी। सो गए दोनों? वफ़ा ने अपने जुड़वा बेटों दावर खानज़ादा और दुरेद खानज़ादा को आराम से बिस्तर पर सोए हुए देखा तो आहिस्ता से बोली, अभी सोएं। दारम ने भी आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया ताकि इनकी नींद ख़राब ना हो। वफ़ा आईने के सामने खड़ी अपने हाथों में से चूड़ियाँ निकाल कर एक तरफ रख रही थी। दारम दबे पाँव चलता हुआ इसके करीब आया। दोनों की निगाहें शीशे में एक दूसरे को देखते हुए मिली। सुने? जी सुनाए। अगेन थैंक्स, वफ़ा ने कहा। फॉर व्हाट? आपने मुझे वापस पाकिस्तान पापा से मिलवाने लाए। सच, इंसान कहीं भी चला जाए, मगर जो सुकून अपने मुल्क की फ़िज़ाओं में वो और कहीं नहीं। सच का। दारिम ने इसके पुष्प पर बिखरे हुए हेज़ल बाल हाथ से हटाकर एक तरफ रखे और इसके गले की जीनत बना नफीस सा नेकलेस उतार कर ड्रेस पर रखा। फिर पुष्प से इसकी कमर के गिर्द अपनी बाहों का हसार बनाता हुआ बीच में बनी दूरी का खात्मा कर गया। इसकी सराहीदार सफ़ेद गर्दन पर अपने लमस छोड़ने लगा। वफ़ा आँखें मौत कर साथ लगे इस एहसास को दिल से महसूस करने लगी। वो सरगोशी नुमा आवाज़ में धीरे से बोला। जिधर है तू इधर है इश्क, जादुआ है अमर है इश्क, तेरा जलवा सरे मंजिल सफ़र है इश्क, खुदा जाने के तेरे दिल हिजर में दिलदार मी रक़सम, सरे खाना सरे महफिल
सरे बाज़ार मी रक़्सम, कभी ख्वाबेदा मी रक़्सम, कभी बेदार मी रक़्सम, सरे हस्ती सरे मक्तल, दीवाना वार दिल रक़्सम। ख़त्म शुद। वैसे ये है ना एक ड्रामा लगता होता था जियो पे बहुत पहले, तो उसका ना वो गाना था सरे महफिल सरे बाज़ार मी रक़्सम, विच आयज़ा खान का ड्रामा था। एंड पे ना वो बेचारा हीरो की बजाय ना हीरो का बाप हीरोइन से शादी कर लेता है, तो वो उसको ना कसम देती है कि तुमने ज़िंदा रहना, तुमने मरना नहीं है। और तो उसको ना कसम दिला के तो खुदकुशी करके जहर पी लेती है, और ना वो बेचारा ना फिर मी रक़्सम बन के ना दरबारां ते घूमदा रहिंदा। बहुत भैड़ा होया सी बेचारे ने, बड़ी मुश्किल नाल उन्हें तलाका दवांदा पहले। एंड ते फिर अब्बा जी बेहोशी दे विच ब्याह कर लेंदे। तो बस वो ड्रामा बड़ा दुखी था एंड से। तो मैं बहुत ड्रामे देखती थी, बहुत पहले का ड्रामा। जी तो गाइस हमारे पे यहाँ पे ये मुझे ना गाना ये वाला देख के ना वो वाला ड्रामा याद आ गया। जी तो यहाँ पे हमारा जो आज का नावल था वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। देखिए आज 1.5 घंटे की 2 किस्तों की जितनी एक किस्त मैंने रिकॉर्ड कर ली है, तो शायद आप खुश हो जाएँ। तो अभी हम चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ, देन वीडियो को एंड करेंगे। साइम वहीद वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त स्टोरी, थैंक यू साइम वहीद। अफशा ये नावल भी ज़बरदस्त जाएगा, थैंक यू डियर, वेलकम डियर। हाँ जी अच्छा नावल था ये, जब हिना का मैंने पढ़ा ना, अच्छा नावल था, और राइटर की परमिशन है हमारे पास। मैं नाहिल 100% जुराक के साथ यही हुआ कि हम क्या बदले, पूरी दुनिया बदमाश हो गई सही गल है, थैंक यू मिनाहिल। सईदा लीज़ा बिलाल एपिसोड तो अच्छी, बाकी मैं क्या कहूँ यार, मतलब लानती सलाल को माफ़ी मिल गई, जब अरबिश ने माफ़ किया तो अब हम क्या ही कहें। सही बात है, इसमें माफ़ी नहीं बनती थी, और इतनी जल्दी तो हरगिज़ नहीं बनती थी कि अरबिश ने बहुत जल्दी घेर दिया, उसने बहुत सारी ज़्यादतियाँ की अरबिश के साथ, तो इतनी जल्दी माफ़ी तो बिल्कुल नहीं बनती थी। थैंक यू वेरी मच अलीज़ा। चौधरी जट बहुत अच्छा नावल है यार, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आमीन, थैंक यू वेरी मच चौधरी जट। लेबा आई थिंक कि दारम ही कॉफ़ी में कुछ डाल कर पिला रहा है, जैसे रेसानी बीमार हो जाए। मैंने भी इदा ही लग गया, इदा ही सी। थैंक यू लेबा। उमर सलाम, आपके नावल बहुत अच्छे हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच उमर सलाम। लावी सलोन अच्छा है, पहले तो समझ नहीं आया, दरमियान में से समझ आई अच्छी तरह, अच्छा था, थैंक यू वेरी मच लावी सलोन। शुरू में कोई भी नावल नहीं समझ आता यार। अनीस पानो नावल तो बेस तो अच्छा लग रहा है, अभी स्टोरी क्लियर नहीं हो रही, आगे ज़बरदस्त स्टोरी होगी इंशाल्लाह जी, सुने आपको मज़ा आएगा, थैंक यू अनीस पानो। लीज़ा बिलाल ज़बरदस्त एपिसोड, मुझे लगा कि दादी की तरबियत काम आएगी यार। हीरो का नाम तो बहुत प्यारा है, पर पेशा हाय, बस हीरो भी बहुत सोहना हैगा सी, हीरो ने मजबूर किया गया सी, लेकिन ये नावल वाकई बहुत कमाल है, थैंक यू वेरी मच लीज़ा। सईदा लीज़ा बिलाल ज़बरदस्त एपिसोड यार, ये हीरो तो जो भी है मुझे तो अच्छा लग रहा है, इम्प्रेसिव। मुझे लगता है किसी वजह से ऐसा हुआ है, गलत नहीं था शायद। सबसे मज़े का सीन वो था जब कह रही बशीर जाओ खाना मैं पकाऊंगी और टेंशन ना लो, तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी, गुंडों के पास बहुत पैसा है पैसा तो उनको बाकी सी, थैंक यू लीज़ा। माई खान मुझे लगा है वफा का साया है जो पागलों वाली हरकतें करती है साया सूया नहीं है, उन्हें मेंटल डिसऑर्डर सी, थैंक यू माही खान। सईदा लीज़ा बिलाल ज़बरदस्त एपिसोड, बहुत अच्छा लगा नावल है, लग भी रहा है कि मुस्तकीम जो नज़र आता है वो है नहीं, और इसके बाप के लिए लानत बेशुमार, जिसकी बीवी पसंद नहीं थी लेकिन औलाद दुनिया में ज़रूर लानी थी, कमीना आदमी, बस ऐसे ही है, होते हैं ऐसे बगैरत बेशुमार है। थैंक यू वेरी मच लीज़ा। सईदा लीज़ा बिलाल ज़बरदस्त एपिसोड, बहुत अच्छी थी। ओ माय गॉड, मुस्तकीम के साथ बहुत गलत हुआ था, बाप तो था ही कोई लानती गंदा आदमी, लेकिन उसकी माँ भी बहुत गलत किया उसके साथ। सादिया और सबरीना जैसी औरत भी होती हैं दुनिया में, जो माशरे में दूसरी औरत को भी बुरा बनाती हैं, औरत नहीं औरत के नाम पर धब्बा है ये लानती। अब अपने बुढ़ापे में औलाद याद आ रही है इनको। मुस्तकीम के साथ तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन हर मुश्किल के साथ आसानी, और अब इन आसानी के दिन आने वाले हैं। जी बस ऐसे ही है, सही कहा आपने बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच लीज़ा। बहुत अच्छी एपिसोड थी यार, ये बहुत बिल्कुल हकीकत है कि इंसान बुरा नहीं होता, हालात उसको मजबूर करते हैं। मुस्तकीम और दिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। हाँ जी ऐसे ही है, वो तो जो सैट भी होंदी उन्होंने कोशिश की सी, तो हालात ने उन्होंने बहुत बुरा किया सी। थैंक यू लीज़ा। सईदा लीज़ा बिलाल, ओ माय गॉड बहुत इमोशनल एपिसोड थी, आज वाली एपिसोड पढ़ के मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। खलीफा ने सही नहीं किया दिया के साथ, जब वो हर हाल में उसके साथ दे रही है तो उसे भी गलत समझना चाहिए, मुझे नहीं लगता दिया मरेगी। जी बस वो उसको भी तो हालात ने मजबूर कर दिया था, उसका दिमाग ही ख़राब कर दिया था, माफ़ कर दिया था, थैंक यू लीज़ा।
मोहम्मद अवैस वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत टाइम बाद आपने चक्कर लगाया चैनल पे। वेरी नाइस नावल, थैंक यू मोहम्मद अवैस। जॉन अब्बास, अमेजिंग एपिसोड है, थैंक यू वेरी मच जॉन अब्बास। सैयदा अलीज़ा बिल्लाल, ज़बरदस्त एपिसोड। स्टार्ट में तो बहुत इमोशनल थे, बेशक खलीफा बहुत फ्रस्ट्रेटेड था लेकिन फिर भी दिया के साथ बहुत बुरा बिहेवियर था, लेकिन दिया नेक औरत साबित हुई, इसीलिए अल्लाह ने इसकी आजमाइश ख़त्म की। कमाल एंडिंग, थैंक यू वेरी मच अलीज़ा फॉर यू लवली कमेंट। नावल वाकई बड़ा अच्छा है ये वाला। अली बेग, इंटरेस्टिंग स्टोरी, थैंक यू अली बेग। आमरा तो फेल है, फाइनली आई एम बैक एंड सी फर्स्ट कमेंट इज़ माइन, थैंक यू वेरी मच आमरा, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ अब आप इधर मौजूद रहेंगी। आयशा जावेद, अमेजिंग एपिसोड, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब, थैंक यू आयशा। दुआ फातिमा, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नहीं, घर में सब कुछ इशू था इसलिए नावल स्टार्ट नहीं किया था, अब शुरू किया है। स्टोरी ज़बरदस्त लग रही है, बाकी मैं साथ साथ रीड करने के बाद कमेंट करेंगे। खुश रहें, थैंक यू वेरी मच जी डियर, ज़रूर करें, अल्लाह पाक आपकी परेशानियों को दूर फरमाएं। थैंक यू वेरी मच दुआ फातिमा। तैयबा अशरफ, अभी बहुत ज़बरदस्त नावल है, थैंक यू तैयबा। अफशा दरवाज़ा खोल दो, कुछ नहीं होता, आप लोग भी तो घर में दरवाज़ा खोलने का बोलते होगे, मैंने बोला दरवाज़ा खोल दो, फिर भी बंद कर गए। अफशा, ज़बरदस्त नावल, आपके नावल की कलेक्शन अच्छी होती है, थैंक यू डियर, वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच अफशा फॉर यू लवली कमेंट। चौधरी जट, मैं आपके दोनों चैनल के नावल सुन रही हूँ, दोनों बहुत बहुत अच्छे हैं, थैंक यू वेरी मच चौधरी जट। बस आप लोगों का प्यार है जो हर जगह पे शो करते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग आगे भी ऐसे सपोर्ट करेंगे, और जो इधर उधर अभी नहीं गए वो भी उधर चले जाएं। दूसरे चैनल पे अरीज नावल एडिक्शन नाम है और उसका लिंक मेरे इस चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में मेंशन है, थैंक यू वेरी मच चौधरी जट जी। तो गाइस अभी कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा, कैसी लगी आपको आज की किस्त बताइएगा ज़रूर। आज बहुत लंबी एपिसोड हो गई है, तो अभी ये भी रिकॉर्ड करना, वो भी दूसरा नावल भी रिकॉर्ड करना, इट्स टू टफ फॉर मी। मैं पा तो ली मुसीबत अपने गले, लेकिन हुन मैं बस कर रही हूँ। तो वो वाला नावल तो मुझे वैसे बड़ा पसंद है, तो मैं मज़े मज़े में कर लेती होती हूँ रिकॉर्ड, लेकिन आप लोग भी भरपूर रिस्पांस दें। अब मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।